हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा संपूर्ण जीएस की जो मैराथन क्लासेस चला रहे हैं उसमें एक बहुत ही बेहतरीन सेशन, जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि लाइव पोल के साथ में जो आपकी रिवीजन क्लास लूंगे, तो आज हम लोग एक रिवीजन क्लास लेने वाले हैं। आप लोगों को जो चीज़ें मैंने बताया था, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स के अंदर में, ठीक है। उसमें से ही कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फ्रेंड्स ये पूरा सेशन अच्छे से देखना है। पूरा सेशन अच्छे से देखिए आप लोग, ओके। पूरा का पूरा सेशन, पोल भी आएंगे आप लोगों के पास में। पोल में आप लोग रिवाइज कीजिए कि कितना आप लोग उन सारी चीज़ों को याद रख पाए हो। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स कि रिविजन इज द की। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी, रिवीजन के अंदर में प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। तो प्लीज आप सभी लोग, ओके, रिवीजन जरूर कीजिए अच्छे से। जितनी ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतनी ज्यादा जो है रिवीजन कीजिए आप सभी लोग, ओके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर मैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि इस सेशन को आप लोग जहां जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां पर मैं भी शेयर कर सकते हो वहां पर मैं शेयर कर दीजिए। और क्या बात है यार, मतलब एकदम कमाल कर दिया आज तो आप लोगों ने। एकदम स्टार्ट होते से ही यहाँ पर में 1000+ लाइव बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और 900 के करीब जो है हम लोगों के यहाँ पर में आप लोगों ने लाइक्स कर दिए हैं। तो ये इन सारे बच्चों को समर्पित। जल्दी जल्दी से सारे जितने भी बच्चे लोग यहाँ पर में देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से इस सेशन को जहाँ आप लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। और ऐसे ही आज 5000 का टारगेट रखते हैं हम लोग। आज 5000 हुए तो मैं आपको पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को 20 तारीख को जो है एक बहुत बड़ी मैराथन लूंगा, ठीक है। आज 5000 हो गए तो सारे के सारे लोग एक साथ लाइक एंड शेयर कर देंगे, जल्दी लोग, जल्दी से। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि गदर पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ये बीपीएससी का गोद लिया हुआ क्वेश्चन है यहां पर में, ठीक है। मतलब बीपीएससी इसको हर तीसरी एग्जाम के अंदर में पूछता है, ओके। तो बीपीएससी ने इसको गोद ले रखा है। तो गदर पार्टी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि 1913 के अंदर में सैन फ्रांसिस्को के अंदर में हुई थी, यूएसए के अंदर में। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। यूएसए के अंदर में है, ओके। ये भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। चलिए, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, ये भी आप लोगों के लिए लिख देता हूं, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मैं बताऊं गदर पार्टी के पहले जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सोहन सोहन सिंह बाखना इसके जो है वो पहले अध्यक्ष थे। और वन ऑफ दी इसके फाउंडर थे, ठीक है, लाला हरदयाल इसके वन ऑफ दी फाउंडर थे, हरदयाल, ठीक है। लाला हरदयाल किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये नहीं रहा क्योंकि यहां पर में जो है हमारी टीम ने यहां पर में इसका एनिमेशन नहीं लगाया, ठीक है। कोई बात नहीं, हम एनिमेशन यहां पर में लगा देते हैं, जल्दी से लग गया एनिमेशन और मेरे ख्याल से यहां पर में अपडेट भी हो गया है। बताइए, संविधान को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संविधान सभा को एग्जैक्ट कितना समय लगा था ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। संविधान सभा को कितना समय लगा था यहां आप लोगों का संविधान का निर्माण करने के लिए? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी संविधान की जो पहली बैठक थी, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? ये लिख देंगे कमेंट बॉक्स में सभी लोग जल्दी से, फर्स्ट मीटिंग। तो फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को। मतलब हमारे आजादी के पहले ही हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हो चुकी थी, अंग्रेजों ने बना दिया था संविधान सभा को। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि हमारी आखिरी जो बैठक हुई, जो संविधान बनाने के लिए हुई थी, वो हुई थी आपकी 26 नवंबर 1949 को। तो अगर आप ये पूरा का पूरा गिनोगे, ठीक है, तो आपका निकल के आता है 2 साल 11 महीने 18 दिन। 86% लोगों ने सही आंसर दिया है। कई कई जगह पे आपको 2 साल, ठीक है, 11 महीने 17 दिन भी मिलेगा, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। 26 तारीख को छोड़ दिया जाए तो वो 2 साल 11 महीने 17 दिन होता है। इतना क्लोज आप लोगों से नहीं पूछेगा क्योंकि लोकसभा की वेबसाइट के ऊपर में 2 साल 11 महीने 17 दिन दिया है, लेकिन राज्यसभा की वेबसाइट के ऊपर में 2 साल 11 महीने 18 दिन दिया है। वो संसद ही लड़ रही है आपस में, तो हम क्या करें अब यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर में 2 साल 11 महीने 18 दिन आप लोग याद रखेंगे, मोस्टली एक्सेप्टेड आंसर यही होता है, ठीक है। इतना क्लोज आप लोगों से दोनों के दोनों ऑप्शन में नहीं देंगे, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों ने यहाँ पर में आंसर कर रहे हो और क्या बात है, 2000 बच्चे यहाँ पर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं दूसरे ही क्वेश्चन के अंदर में। 1300 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही फ्रेंड्स 5000 प्लस करना है हम लोगों ने लाइक्स और लाइव दोनों का नंबर, तो आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे इसको। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों का है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन, ठीक है, 1934 में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसके जो है आप लोगों को याद रखना है कि एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जो इस पार्टी से जुड़े हुए थे। आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण जो है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे एक समय में, और इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था आप लोगों का, वो कहां पर में हुआ था, 1934 में। तो पहली बात तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कौन से साल में हुआ था, एक नंबर आप लोग यहां पर में पकड़ लो अपना, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सीडीपीओ की एग्जाम में आ चुका है आप लोगों का ये क्वेश्चन, और आप लोगों का ये हुआ था राजधानी पटना के अंदर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव जो है वो इसके पहले अध्यक्ष थे और पहले सचिव थे जयप्रकाश नारायण। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इसके, फर्स्ट प्रेसिडेंट, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, ठीक है, तो आचार्य ठीक है, नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, ये याद रखना है आप लोगों ने। आचार्य नरेंद्र देव जो है इसके पहले प्रेसिडेंट थे, और पहले इसके सचिव या आप लोग सेक्रेटरी जनरल जिसको बोल सकते हो वो थे जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण का बहुत बड़ा हाथ है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बढ़ावा देने में 1934 के अंदर में। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिहार के एग्जाम्स के अंदर में पूछा जाता है, ठीक है। कितना प्रतिशत लोगों ने आंसर दिया था, टीम प्लीज एक बार मेरे को बता देंगे। 51% लोगों ने आंसर दिया था फ्रेंड्स। चलिए, और क्या बात है, हमारे तीसरे क्वेश्चन के अंदर में ही आप लोग जो है यहाँ पर में 2300 बच्चे क्रॉस कर चुके हैं और 1500 प्लस लाइक्स हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, 2300 प्लस लाइक्स के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन लोगों को समर्पित जो शुरुआती बच्चे जिन्होंने फ्यूल दिया है सेशन को। आगे बढ़ते हम लोग जल्दी से फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के आपका नेक्स्ट सेशन है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर में है, ठीक है। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, बताओ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहां पर में है जी। देखिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनता है फ्रेंड्स कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग आप लोगों से पूछा जाए तो ये आप लोगों को कहां पर में मिलेगा, उत्तरकाशी, दार्जिलिंग, धर्मशाला, ऊटी। तो उत्तरकाशी के अंदर में आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, उत्तरकाशी उत्तराखंड के अंदर में, ठीक है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यहाँ पर में जो है आपको पता है बचेंद्री पाल ने यहाँ पर में ट्रेनिंग ली थी। हमारी बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर में चढ़ी थी। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ही उन्होंने जो है वो ट्रेनिंग ली थी। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, इसी वजह से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका भी आंसर केवल 51% लोगों ने दिया, जबकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, ओके। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था आप लोगों का। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, यहाँ पर में 2500 के करीब यहाँ पर में लोग हो चुके हैं, 1700 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। चलिए, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है उत्तरकाशी उत्तराखंड के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर में। चलिए, तो कभी चलेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी से एग्जाम क्लियर करो तो चलेंगे यहाँ पर में, घूम कर आएंगे अपन लोग, पिकनिक निकालेंगे। जो जो बच्चों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा वो कांटेक्ट करना, ठीक है। अपन लोग पिकनिक पे चलेंगे या फिर कुछ मीटअप वगैरह करेंगे ना, तो कहीं ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पर में इस तरीके की चीज़ें हो, एक्टिविटी बेस्ड हो पूरा का पूरा, मतलब खेल और अलग अलग चीज़ें एक्टिविटीज़ के साथ में। जिन जिन लोगों का पेपर क्लियर होगा सब लोग आ जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का। आप लोगों को बताना है कि ये जो आप लोगों के सामने दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। चलिए, पोल आ चुका है आप लोगों के सामने, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर में आप लोगों ने लगाना है इसको यहाँ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है फ्रेंड, जो पहले आया वो पहले और जो बाद में हुआ बाद में। आप लोगों को कल ही मैंने बताया दो चीजें, ठीक है। आपको कल जब करंट अफेयर्स की बारे में, गज उत्सव के बारे में पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको दो चीजें बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। मैंने बताया था प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था। बस इतना बता दो मेरे को आप लोग, जो बच्चे रेगुलर देखने वाले हैं उन लोगों का फायदा होगा, क्योंकि धीरे 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 आप लोगों की क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बढ़ेगी, ठीक है। तो जो बच्चे रोज देख रहे हैं, रेगुलर देखने वाले बच्चे, उन लोगों का तो अपने आप हो गया होगा वहां पर में। आपको पता है फ्रेंड्स कि प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी जो है आप लोगों का 1992 के अंदर में आया था और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर में।
तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 पहले आएगा 2 बाद में आएगा, है ना। तो यहाँ ये वाला आंसर हो सकता है क्या, 2 पहले आ गया, नहीं भाई नहीं हो सकता, ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक को भी आप लोगों ने अपनाते रहना है कि भाई मतलब आंसर क्या हो सकता है, निंजा टेक्निक आप लोगों की ऑप्शन एलिमिनेशन की, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वन्य वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप लोगों का कब आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जस्ट आया था आप लोगों का, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आप लोगों का प्रोजेक्ट टाइगर के 1 साल पहले 1972 में। सभी लोग लिखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, जंगल में रहने वाला जो जीव है, जंगल में जो जीवन पाया जाता है उसको वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर के जस्ट 1 साल पहले, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। सभी लोग लिखेंगे फ्रेंड 1972। नाउ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। 2002 के अंदर में, ठीक है, 2002 के अंदर में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है भाई, गधे, घोड़े, खच्चर, इंसान, ये क्या है, डाइवर्सिटी है, ये भिन्नताएं है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जीव है, ठीक है। वो आया, वो कहते हैं ना कि दिल आया गधे पर तो परा किस काम का, तो भाई गधे भी होने चाहिए कुछ आप लोगों के। तो मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस लोगों को समझता नहीं कि क्या है जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता का मतलब सिंपल सी बात है कि विविधताएं होनी चाहिए। बायोलॉजिकल जो आप लोगों के जो जीवन है उसमें भी भिन्नता है, अलग अलग प्रकार की, इवन सिर्फ मानव या जो जीव है उसमें ही नहीं, प्लांट्स वगैरह के अंदर में भी भिन्नताएं होनी चाहिए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 के अंदर में। तो आंसर सिंपल सा सी हो गया। कितने लोगों का सही था यहाँ पर में, केवल 37% लोगों ने सही आंसर लगाया, इसीलिए रिवीजन 36% हो गया था अभी लास्ट में वो। तो इतना, ये लास्ट में एक बार फिर से पूछू क्या, लास्ट में पूछू ये क्वेश्चन फिर से, इसको मिटा दो यहां से, मैं लास्ट में फिर से ये क्वेश्चन लास्ट में फिर से पूछूंगा, ठीक है। और लास्ट में सारे ईयर्स भी पूछूंगा आपसे आज ही की क्लास में, लास्ट में इसको मैं पीपीटी को लास्ट में लगा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में फिर से ये क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों से ईयर्स के साथ में। जितने लोग रेडी है बता देंगे कि जी हाँ सर पूछ लो, अब याद हो गया, अब ईयर के साथ बता देंगे, ठीक है। क्या बात है, 3000 के करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं फ्रेंड, जल्दी से। 1800 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से आप लोग यहाँ पर में 3000 के करीब लाइक्स कर दीजिए और जल्दी जल्दी से शेयर सभी लोग कर देंगे ताकि 5000 का आंकड़ा पार हो जाए। 5000 का आंकड़ा पार हो गया आज, तो मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए 20 तारीख को और बड़ी मैराथन में लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए ना, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि जो जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें वो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बना दिया है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वाटर एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ओके। तो वाटर एक्ट आप लोगों का 1974, क्योंकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसी के तहत बनाया गया था, ये भी याद रखना है। एयर एक्ट कब आया था आपका, 1981 में। इस सब के ऊपर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा मैं, सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर में आप लोगों से, ओके। हिंदी में भी आपका पूरा का पूरा, और ये आप लोगों को टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में तो मिल ही जाएगा ये। नाउ फ्रेंड्स, फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी के पप्पा कौन है बताओ। निम्नलिखित में से किसे प्राणी विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है, जिन्होंने प्राणी विज्ञान को जो है वो जन्म दिया था। जनक, फादर ऑफ, नहीं फादर, फादर तो वैसे देते नहीं यार, जनक पेट पे क्यों हाथ गया मेरा, ठीक है, मतलब समझ जाओ, ठीक है। कुंवारा बाप वाली एक मूवी आई थी ना, कौन थे उसके अंदर में हीरो, कुंवारा बाप एक मूवी आई थी, पता नहीं कितने लोगों ने देखी है वो मूवी, बहुत मेरे को बहुत पसंद आई थी वो मूवी। और लास्ट में जो सीन है उसके, वो तो बहुत इमोशनल सीन है। जी हाँ। तो एरिस्टोटल जो है फ्रेंड्स, इनको कहा जाता है प्राणी विज्ञान का जनक, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। अरस्तु को कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब नेपोलियन गए थे ना इधर घूमने के लिए, विश्व के अंदर में अलग अलग जगह के ऊपर में हमला कर रहे थे, तो उन्होंने जो है अलग अलग प्रजातियों को लाया था, ठीक है, अपनी राजधानी के अंदर में, ताकि अरस्तु के लिए एक जू बनाया जा सके और वो उसके ऊपर में मतलब उनको जान सके, क्योंकि इनकी बड़ी इच्छा थी जीव विज्ञान के अंदर में। तो जूलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है इनको, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, दोनों के दोनों ये अरिस्टोटल को कहते हैं हम लोग, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ये याद रखना है आप लोगों ने। 77% लोगों ने सही आंसर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द फर्स्ट हिंदी डेली टू बी पब्लिश फ्रॉम बिहार इज, बिहार से पहला डेली जो बिहार से पब्लिश हुआ था, ठीक है।
हाँ, हिंदी वाला ऑप्शन जो है ना वो बहुत ही गजब हो गया था, हैकल का मतलब। ठीक है, हैकल का मतलब बेसिकली वो होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। आप लोगों को बता दूं कि पहला जो हिंदी न्यूज़पेपर था आप लोगों का, पहला हिंदी न्यूज़पेपर वो था बिहार बंधु। ठीक है, जो बिहार से प्रकाशित हुआ था आप लोगों का, केशव राम भट्टा ने इसको प्रकाशित किया था 1872 के अंदर में। ये याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा जो पहला इंग्लिश था वो था बिहार हेराल्ड, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, जो कि 1875 में गुरु प्रसाद सेन ने प्रकाशित किया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 3000 बच्चे क्रॉस हो चुके हैं और 2000 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। तो जल्दी जल्दी से सारे के सारे 3000 लोग एक साथ शेयर कर दीजिए, एक साथ लाइक भी कर देंगे, जितने लोग बचे हुए हैं एक साथ शेयर कर देंगे, ताकि जल्दी से हमारा 5000 का टारगेट पूरा हो जाए यहाँ पर में। और जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हिंदी न्यूज़पेपर बिहार बंधु है, केशव राम भट्टा ने इसको शुरू किया था 1872 के अंदर में। और इंग्लिश न्यूज़पेपर जो बिहार से प्रकाशित हुआ था द बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सेन ने। ये आपको याद रखना है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एपी कल्चर इज रिलेटेड टू, एपी कल्चर, एपी कल्चर का क्या है आप लोगों का? बताइए जल्दी जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर में बात करें हमारे इस क्वेश्चन की, यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर में एपी कल्चर आप लोगों को बोला गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि आप लोग जो फिश का प्रोडक्शन करते हो उसको कहा जाता है पिस्सी कल्चर, पिस्सी कल्चर, पिस्सी कल्चर। अगर किसी, कितने बच्चे थे जिन्होंने मेरा कल 5 बजे वाला सेशन देखा शाम में यूट्यूब के ऊपर में? 5 बजे वाला सेशन वो भी देख लिया करो, वो भी आ जाया करो लाइव आप लोग। उसके अंदर में भी बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई है। कल हम लोगों ने कितना बढ़िया तरीके से देखा है ना वो। तुम मिले, आ, हम तो रास्ते से जा रहे थे और उधर से भी एक जो है ठंडी धारा आ रही थी, गर्म धारा जा रही थी, दोनों में नजरें मिली, कोहरा कोहरा हो गया, फिर मछलियां आ गई, है ना। जितने भी लोगों ने देखा होगा उनको तो बिल्कुल मजा आ गई होंगी कल एकदम क्लास के अंदर में। मुझे खुद नहीं पता चला कि कैसे वो 45 मिनट निकल गए इतना ज़्यादा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फिश का जो होता है प्रोडक्शन, जो टैंक में आप करते हो, उसको पिसी कल्चर कहा जाता है। ठीक है। और आप लोगों का जो बी का, ठीक है, मतलब मधुमक्खी का जो पालन होता है उसको एपी कल्चर कहा जाता है, एपी कल्चर। आप लोगों को बता दूं बिहार के अंदर में अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है वो एपी कल्चर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, एपी कल्चर ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है। तो एपी कल्चर आप लोगों का क्या है, किस चीज से रिलेटेड है? तो ये मधुमक्खी के पालन से। इसके अलावा क्या क्या है आप लोगों का? एग्रीकल्चर, कृषि का मतलब क्या होता है? जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान, ये सब मिलाकर खेती कहलाता है एक साथ। अगर आप लोग जो है रेशम का उत्पादन कर रहे हो, मतलब रेशम के कीट का पालन कर रहे हो, आप लोग रेशम के कीड़ों को पाल रहे हो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है आप लोगों का, ठीक है, रेशम के कीड़ों को पालने को आप लोग सेरीकल्चर कहते हैं। ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके। उसके बाद में पिसीकल्चर, मत्स्य पालन को कहा जाता है। विटिकल्चर, द्राक्षा कृषि। ऐसा लग रहा है ना कि राक्षस का नाम है करके, द्राक्षा कृषि। अरे वही है, वो अंगूर की बेटी हूँ, ठीक है, सुई ना चुभा देना। ठीक है, तो अंगूर की खेती को कहते हैं विटिकल्चर। ठीक है, नासिक इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। सब्जी, फूल, फल को जो उगाते हो आप लोग, उसको आप लोग क्या कहते हो? ठीक है, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, आप लोग देख सकते हो, एनसीईआरटी से लिया गया है डायरेक्टली। तो ये इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर में आप लोगों का क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पटना हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड? आपकी बुक के अंदर में दिया हुआ है और मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को। ठीक है, चलिए 3300 लोग हो चुके हैं, 1700 लोगों की जरूरत है यहाँ पर में, 2300 लोगों ने लाइक कर दिया है। तो जो 1000 लोग बचे जल्दी जल्दी से लाइक का बटन दबा देंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही आप लोगों को और भी बहुत सारे सेशंस में करवा सकूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आज 5000 बच्चे हो गए तो 20 तारीख को मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी मैराथन लूंगा। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पर में, जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, जहां जहां शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे शेयर कर देंगे सभी लोग। और जो लोग ऑफलाइन, जो लोग बाद में भी जुड़े हुए हैं, वो भी शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आज कल तक हमें इसको 50,000 करना है इस वीडियो को। तो सभी लोगों का दायित्व बनता है अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए।
चलिए, तो व्हेन वाज द पटना हाई कोर्ट इस्टेब्लिश, तो पटना हाई कोर्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है 1916 के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी पटना हाई कोर्ट की। तो पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। मैंने आपको बोला था चैमियर, भाई का चैम, ठीक है, चार्म है उसका, चार्म, ठीक है, चैंपियन भी था वो और चार्मिंग भी था, चैंपियन और चार्मिंग। भाई पटना के लोग चार्मिंग तो होते ही है ना। है कि कोई पटना का यहाँ पर में आप लोगों का, पटना का, ठीक है, मेरा भाई कोई पटना का जो चार्मिंग हो, एकदम डैशिंग, ऐसा जा रहा है कॉलेज के अंदर में मस्त पैकी, जैसे कि बहुत जोर से सुसु लगी है उसको कि कोई जाने दो यार जल्दी से, हटो हटो जल्दी से। इस तरीके से जो लोग चलते हैं मुझे यही लगता है कि भाई जाने दो यार बेचारे को जोर से मतलब कुछ हो गया तो फिर बाद में बेइज्जती वाली बात। तो ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, अरे सीधा सीधा चल यार, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो चार्मियर, चार्म होता है भाई, चैंपियंस भी होते हैं और चार्मिंग भी होते हैं पटना के लोग। चलिए, तो जस्टिस एडवर्ड मेयर माइनार्ड देश चैम्स चार्मियर उनका नाम था। तो चार्मियर, चैंपियन, चार्मियर याद रख लेना आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए, मांड, ठीक है, आपका स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा कलर आपको मिलेगा, ठीक है। साइंस की बुक में दिया गया है ये आपका, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, क्या बात है, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए फ्रेंड्स, आयोडीन के हल्के घोल से, आयोडीन का जो हल्का घोल है आप लोगों का, उसके ऊपर में आप लोग आयोडीन का हल्का घोल अगर मांड के ऊपर में डाल दोगे आप लोग, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को स्टार्च के ऊपर में, तो आप लोगों को क्या मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर में, ठीक है, नीला काला कलर आप लोगों को यहाँ पर में मिलने वाला है आप लोगों को, ब्लू ब्लैक कलर जिसको आप लोग कहते हो, ब्लू ब्लैक कलर। मतलब देखिए जो भी आप खाना खाते हो ना, जनरली चावल वगैरह जो आप खाते हो उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च, स्टार्च इज वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर में या स्टार्च के ऊपर में जब आप लोग ये आयोडीन का सॉल्यूशन डालोगे, डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन, आयोडीन टेस्ट बोला जाता है, तो वो वहां पर में जो है आपका नीला काला थोड़ा सा कलर हो जाएगा, ठीक है, नीला और काला रंग का थोड़ा मिक्सचर टाइप का कलर आ जाएगा, समझ जाना इसमें स्टार्च मौजूद है, ठीक है, स्टार्च टेस्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। 3500 3600 के करीब लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स और 2500 के करीब लाइक्स हो चुके हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी से जो है लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। अच्छा चलो, दांतों की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर में, दांतों की रक्षा करे, को टर्मरिक आयुर्वेदिक की नहीं, क्या था, दो एड्स मिक्स हो गई क्या यहाँ पर में, कौन कौन सी बताइए। क्या बात है, 3700 बच्चे यहाँ पर में जुड़ने के कगार पर खड़े हैं, जल्दी जल्दी से, हम सिर्फ केवल और केवल 1300 बच्चे दूर है हमारे टारगेट से। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, आंसर कीजिए यहाँ पर में आप लोगों का। दांत तो सबके आए होंगे लेकिन हम लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया कि कौन सा दांत पहले आ रहा है करके, इसी को जो है कहा गया अज्ञानता। मतलब हमारे साथ में जिंदगी में चीजें हो चुकी है, इवन हम सब लोग ऐसे ही है, हम सब लोग दांत सबके आए हैं लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं था कौन सा दांत पहले आ करके। भाई जो आ रहा है आ जा, ठीक है आ जा यार, दांत आ जा बस, ठीक है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों के सबसे फ्रंट में जो दांत होते हैं आप लोगों के, ठीक है, जो सबसे मतलब एकदम स्टार्टिंग के अंदर में जो दांत होते हैं आप लोगों के, वो होते हैं इंसीजर, कृंतक जिनको कहा जाता है, इंसीजर, कृंतक, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के जो होते हैं वो कैनाइन दांत होते हैं आप लोगों के, देखिए यहाँ पर में, ठीक है, इंसीजर होते हैं आप लोगों के, इंसीजर ये वाले दांत आप लोगों के सबसे पहले, फिर होते हैं कैनाइन वाले दांत आप लोगों के, रदनक, फिर होते हैं प्रीमोलर दांत, ठीक है, प्रीमोलर, और फिर होते हैं मोलर, अकल दाढ़ जिसको कहा जाता है, दाढ़ या अकल दाढ़ कहा जाता है, ठीक है। अग्र चर्णवर्णक जो है आप लोगों का उसको प्रीमोलर कहा जाता है, और दाढ़ को जो या फिर जिसको अकल दाढ़ भी कहते हैं आप लोग, वो मोलर है आप लोगों की। कितने लोगों को अकल दाढ़ आ चुकी है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा इसके बारे में फ्रेंड्स, जस्ट अ सेकंड मुझे एक दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ इसका कि क्या क्या होता है आप लोगों का, ठीक है जी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग ICPM, ठीक है, ICPM, ठीक है, मैं रोज उठता हूँ, ICC मतलब देखना वाले सी से लगा दो, मैं रोज सुबह उठता हूँ, न्यूज चैनल लगाता हूँ, प्रधानमंत्री दिखते हैं मेरे को, ठीक है मित्रों, ठीक है। मेरे को डर लगता है, धक 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 धक, यार 20 रुपए का नोट बंद तो नहीं कर दिया, कल ही मैं लेकर आया था रात में 20-20 रुपए के 5 नोट 100 रुपए के छुट्टे करा के, डर मत, ठीक है। तो ICPM, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, मोलर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, मोलर, मोलर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, ओके।
मोलर सबसे लास्ट में आते हैं आप लोगों के, मोलर सबसे लास्ट के अंदर में आते हैं आप लोगों के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार का प्रावधान कौन से वाले इसके अंदर में दिया गया आप लोगों का, ठीक है। 3800 के करीब करीब पहुंच गए, 2500 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से कर देंगे। यहाँ पर में केवल 1200 लोगों की कमी है, सारे के सारे लोग एक साथ शेयर कर दीजिए, 5000 करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता, कि भाई हम लोग जाएंगे कुछ भी बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर में जो भी जाएंगे बोलेंगे, तो बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से वाले आर्टिकल में दी गई। और पेड में मैंने आपको, आप लोगों को याद होगा, इसको पूरा करवाया भी था, पूरे के 19 के अंदर में 6 आपके फ्रीडम है, उसमें से एक है ये, 6 है टोटल इसके अंदर में, 19 में आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में 6 है। तो 19 सब क्लॉज 1 जो है आप लोगों का, वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। इसी को आप लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर, इसी में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी गिन लिया जाता है, फ्रीडम ऑफ, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को इसी में गिन लिया जाता है। वैसे लिखा कहीं नहीं है फ्रीडम ऑफ प्रेस, लेकिन इसी को मान लिया जाता है 19(1) को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ दिया गया है, तो 19 सब क्लॉज 1 में दिया गया है, ये याद रख लेना आप लोग। अब यार ऐसे आर्टिकल्स देख के ना मन नहीं मानता यार, बिना बताए रहने का मतलब रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना बताने की। यहाँ पर मैं आर्टिकल नंबर 14 की, ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी, राइट, ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी आप लोगों का है यहाँ पर में, ठीक है, इक्वेलिटी, इक्वेलिटी आप लोगों का यहाँ पर में है आर्टिकल नंबर 14 के अंदर में। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में राइट टू लाइफ है आप लोगों का, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का अधिकार, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 22 के अंदर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, आप लोगों को जब बंदी बनाया जाता है, ठीक है, मतलब बंदी मतलब बंदों को बंदी बना दिया वो वाला बात नहीं है यहाँ पर में, बंदी बना दिया जाता है मतलब कि आप लोगों का, ठीक है, बंदी बना दिया जाता है मतलब जब आपको जेल होती है, आपको कैद कर लिया जाता है, उस समय आपके पास में क्या अधिकार है, ठीक है। पुलिस की हिरासत में, ठीक है, हिरासत के दौरान, हिरासत, हिरासत के दौरान, ठीक है, आपके अधिकार है कुछ, जब आपको अधिकार दिए गए, जैसे कि आप लोगों को इसी के अंदर में है कि भाई जब आपको पुलिस उठाकर लेकर जाएंगी तो आप अपने अपने लॉयर को रख सकते हो, लॉयर से बात कर सकते हो, ठीक है, लॉयर वगैरह रखने का अधिकार आप लोगों को, 24 घंटे के अंदर में पुलिस के सामने पेश करने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार आप लोगों को इसके अंदर में ही दिए गए हैं, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो जब आपको हिरासत में ले लिया जाता है तो कुछ अधिकार आपके हैं, तो कल जाके हिरासत में चले जाओ आप लोग यहाँ पर में, ठीक है, बंदीकरण कर दिया जाए आप लोगों का, हिरासत में ले लिया जाए तो आपके पास कुछ अधिकार है, डरना मत, ठीक है, बोल देना, उनको दानिश सर ने बताए थे। चलो हाँ बात करवा देना दानिश सर से, कोई इशू नहीं है, आप लोगों को और तोड़ेंगे पकड़ के फिर। दानिश सर क्या सिखा रहे हैं आप लोगों को, मतलब हमारे खिलाफ पुलिस वाले ऐसे ही करते, हमको कानून सिखाएंगा, आ बेटा थपाक, हमको कानून सिखाएंगा थपाक, ठीक है, मैं तो बोलूंगा और मारो इसको, ठीक है। क्लास के समय में ध्यान नहीं देता था, ठीक है, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और गुंडा ही करेगा यहाँ पर, मैं उसको टीचर बनाना था मेरे को, और यहाँ पर मैं गुंडा बनेगा ये। चलिए आर्टिकल नंबर 19 जो है फ्रेंड्स आप लोगों को 6 अधिकार देता है, ठीक है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, आप लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने का अधिकार, ठीक है, संघ बनाने का अधिकार, जैसे हमने सोशल आर्मी बना लिया, मान लो दानिश सर की सोशल आर्मी हम लोगों ने बना लिया यहाँ पर में। आप लोग जो है भारत के यूनियन टेरिटरी में कहीं पे भी घूम सकते हो, कहीं पे भी आबाद रूप से जा सकते हो, ठीक है, इधर चला मैं उधर चला, कहीं पे भी जा सकते हो आप लोग, ठीक है। आपका मन हो रहा है यहाँ पर मैं जाके कि पेंगोंग लेक दिख कर आऊँ करके मैं, ठीक है, लद्दाख के अंदर में जा सकते हो, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने का अधिकार है आपको, कहीं पे भी जाके बस सकते हो आप, अंडमान निकोबार में जाकर बस जाओ आप लोग, या फिर आप लोग वहाँ जाके कोई भी व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हो, ठीक है, गुपचुप का ठेला लगा लो, बहुत चलेगा, पानी पूरी का ठेला, ठीक है, कोई भी व्यापार कर लो, व्यवसाय कर लो, आप लोगों को कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स आप लोगों का निम्न में से किस बादशाह को कलंदर कहा गया था, कलंदर, कलंदर की उपाधि लिए था जिसने, बताइए जल्दी से। 3800 लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2700 के करीब लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी के सभी लोग, तो मजा आ जाएंगे यहाँ पर मैं पढ़ाने में और ज्यादा। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के सभी लोग एक बार लाइक का नंबर कर देंगे, और जितने भी लोग यहाँ पर में, जितने भी 2700 लोगों ने यहाँ पर में इस सेशन को लाइक कर दिया है फ्रेंड्स, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का, आप लोग जो है इस सेशन को फ्यूल दे रहे हो और आगे बढ़ा रहे हो आप सभी लोग, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
देखिए अगर हम लोग बात करें किस बादशाह को कलंदर कहा गया है, कलंदर कहा गया है, तो कलंदर ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कलंदर कहा गया है आप लोगों का बाबर को, ठीक है, बाबर को, बाबर, ठीक है, कलंदर की उपाधि ली थी उसने जब उसने काबुल को जीता था ना, उसके बाद में उसने कलंदर की उपाधि ली थी, कलंदर। इसके अलावा उसने एक और उपाधि ली थी गाजी की, गाजी, गाजी, गाजी की उपाधि किसने ली थी ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, गाजी की उपाधि तो ये भी बाबर ने ली थी, गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध के बाद में। तो कलंदर और गाजी ये बाबर को कहा जाता है। बाबर मुगल संस्थापक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर है। इसने पानीपत की लड़ाई कौन से साल में लड़ी थी, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी थी, ईयर बताओ, और किसके खिलाफ लड़ी थी ये बताओ। आप लोग जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बता देंगे यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। सर टीचर नहीं बने तो बीएड गुपचुप वाले के नाम से रखूंगी मैं। हाँ बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, जब एमबीए चाय वाला चल सकता है तो बीएड गुपचुप वाली क्यों नहीं चल सकती। और भाई गुपचुप वाली ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ पर में कि मतलब महिलाएं भी जो है वो सशक्तिकरण हो रहा है, वो भी गुपचुप बेच रही है। नहीं तो ऐसा गुपचुप वाले भैया मैंने कभी नहीं सुना कि गुपचुप वाली बहन और बहन जी एक पापड़ी दे दो सूखी पापड़ी करके, उसके ऊपर में थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा दे दो ना यार, 2 प्लेट खाया था मैंने। भैया ही होता है यार, गुपचुप वाले भैया ही होते हैं हमेशा। ये तो बड़ा जेंडर बायस्ड हो रहा है यहाँ पर में, ये मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है। ओके चलिए तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि 1526 के अंदर में हुई थी, और इब्राहिम लोधी को हराया था उसने, इब्राहिम लोधी को, इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता है, जिसने भारत के अंदर में अशांति मचा रखी थी, भारत के अंदर में अशांति मचा रखी थी जिसने, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। जिंदगी के अंदर में अगर अशांति चाहिए तुमको, ठीक है, जिंदगी में शांति से तंग आ चुके हो और अशांति चाहिए तुमको, ओके, तो तुम लोग जो है वैलेंटाइन डे मनाओ। जो तुम्हारे छोटे छोटे बाल होंगे ना, और वो जो तुम्हारा गंगाधर, शक्तिमान, और जो तुम्हारे माथे पे तिलक लगाएंगे, ठीक है, उससे ज़िंदगी के अंदर में तुम्हारी क्या अशांति हो जाएंगी तुमको पता चल जाएगा। तो भाई वैलेंटाइन से दूर रहो, ठीक है, क्योंकि वैलेंटाइन जो है वो छोटे छोटे बाल लोगों को मतलब तुम्हारे को उस तरफ में अग्रसर कर देता है एक तरीके से, ठीक है, और तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो चुड़ैल से कम नहीं हो जाती है, ठीक है, गंगाधर शक्तिमान सब हो जाता है आप लोगों का यहाँ पर में, ओके। तो वैलेंटाइन चिरोल नाम के एक थे व्यक्ति, इन्होंने बुक लिखी थी इंडियन अनरेस्ट नाम की, इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट नाम की बुक लिखी थी इन्होंने, इंडियन अनरेस्ट, ओके। इसके अंदर में इन्होंने क्या किया, इन चिरोल भाई साहब ने, वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक के ऊपर में आरोप लगाया कि बाल गंगाधर तिलक जो है ये क्या है, फादर है इंडियन अनरेस्ट के, भारत में अशांति के यही जनक है, ये कारण है, ठीक है। जैसे नहीं कि एक सास होती है अपने बहू पे आरोप लगाती है, यही आई है, ठीक है, सफेद मुही, ठीक है, जब से ये आई है हमारे घर में तब से हमारे घर में जो है अशांति हो गई है। इससे पहले तो कितना था, मैं सिर्फ यहाँ चिल्लाती थी, इनके पापा पे चिल्लाती थी, अब मैं इसके बहू पे भी, इस पे भी चिल्ला रही हूँ, इसी के वजह से हुआ है अशांति, इसी की वजह से हुई है, मैं इतना बड़बड़ कर रही हूँ इसके कारण। बेचारी बहू तो शांत बैठी है गाय जैसी, तो कुछ किया ही नहीं है, जो भी अशांति मचा रही है वो सासू माँ ही मचा रही है। फिर भी अशांति का जनक कौन है बोले, बहू है, ठीक है। चलिए 4000 जो है फ्रेंड्स हमारे पार हो गए, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जल्दी से सारे के सारे 4000 लोग जो है जल्दी से एक बार शेयर मार देंगे, 5000 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो वैलेंटाइन चिरोल ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने कहा था इनको, बाल गंगाधर तिलक को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, बताइए जल्दी से आप लोग यहाँ पर में। 4000 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को, ठीक है। और बहुत जल्दी 3000 लाइक्स भी होने वाले हैं हमारे, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो भारतीय इसरो, भाई हमारा इसरो ने हमारा नाम रोशन कर दिया है, ठीक है, नाम रोशन कर दिया हमारे सारे लोगों का, भारत को जो है एक असीम ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। तो 1969 के अंदर में इसरो की स्थापना हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसरो की स्थापना जो है 1969 के अंदर में हुई थी। आपको बता दूं फ्रेंड कि इंस्को स्पार पहले इसके हुआ करता था, इंस्को स्पार ये हुआ करता था, द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च,
या जो जिसको हम लोग इनकोस्पार बोलते हैं, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसको बंद कर दिया गया है, इनकोस्पार को बंद कर दिया गया, और उसके जगह पे जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व के अंदर में हम लोगों ने 1969 में इसरो की स्थापना की। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च किसको कहा जाता है? ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक ये किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। भाई ये क्वेश्चन मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, और क्या बात है यार, मतलब 4000 से ज्यादा लाइव और 3000 से ज्यादा लाइक्स, 3000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इन सभी 3000 बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। 900 बच्चे बचे हैं केवल, 4100 बच्चे हो चुके हैं हमारे साथ में। 900 बच्चे, सारे के सारे 4100 लोग एक साथ शेयर कर दीजिए सभी लोग। 5000 करना है आज हमने। ये क्वेश्चन जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। देखो फ्रेंड्स, मेरा जिंदगी में एक ध्येय है, बस आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, किसी को बताना मत। जॉब नहीं लगी तो भी घर वाले शादी करा देंगे आप लोगों की, तो आप 2 से 4 तो होंगे ही। अगर आपको काम मिल गया, राइट टू वर्क मिल गया, काम मिल गया आपको, तो एक एक्स्ट्रा कर लेना। रोका है किसी ने आपको? 1 से भले 2, 2 से भले 4, 2 से भले 4 हो सकते, तो 4 से भले 5 क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, चलिए, तो भाई 4 तो होंगे ही, काम मिल गया तो 5वां भी कर लेंगे, एक और कर लेंगे अपन। तो समझ गया ना आप लोग? तो मैंने आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में भी और फ्री में भी आप लोगों को याद होगा, बहुत अच्छे से याद करवाया था ये चीज कि भाई राइट टू वर्क है ये आप लोगों का। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, और समान मतलब एक जैसा। एक जैसा कौन सा दिख रहा है? 4 और 4 से ज्यादा समान कौन होगा? और भाई समान नागरिक संहिता। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहां भी 4, यहां भी 4। ठीक है, यहां भी 4, यहां भी 4। तो समान नागरिक संहिता आप लोगों की जो है याद रखना है आप लोगों ने, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है भाई, आप एग्रीकल्चर करो, 4 दाने डालोगे 8 दाने हो जाएंगे। 4 बकरे लाओगे, मतलब सिर्फ बकरी लाओगे तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब 4 जानवर लाओगे 8 जानवर हो जाएंगे। बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को? याद कराया था कि नहीं कराया था मैंने? 4 जानवर लेकर आओ, थोड़े दिनों के बाद में आपको 8 जानवर मिलेंगे। ठीक है, 4 बीज बो, 8 बीज मिलेंगे आपको। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन, जिसमें डबल हो जाता है सारी चीजें। अब वो कैसे होता है वो मैंने आपको तब भी नहीं बताया था और अभी भी नहीं बता रहा, वो आप लोग खुद समझदार हो कैसे होता है करके। ठीक है, याद है ना आप लोगों को? चलो, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ये इसका ये है तो मतलब। और पंचायत वाला तो कल रात में ही मैंने, पंचायत वाला भी चल रहा है जो आप लोगों का पेड क्लास के अंदर में, उसके अंदर में भी पढ़ाया था। तो आप लोगों का बिल्कुल सही लगा हुआ है, ए आंसर हो जाएगा। कितने लोगों ने सही दिया था आंसर? 78% लोगों ने। क्या बात है! ठीक है, याद हो गया अभी सारा का सारा ये आपको? आपको अभी जिंदगी में भूलने वाले हो आप लोग? ये आपको लगता है आप कभी भूलोगे करके यहाँ पर मैं? ठीक है, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, 4200 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, 800 लोगों की जरूरत है हमें यहाँ पर में। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, रक्त में बढ़ते हुए आरबीसी को कौन सी बीमारी कहा जाता है? आरबीसी कम हो जाए तो दिक्कत, एनीमिया हो जाएगा। हाय, मेरा तो काम करने का मन ही नहीं करता, पता नहीं मम्मी क्यों पीछे पड़ी रहती है। मतलब एनीमिया हो गया आपको, या ब्लड के अंदर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, आरबीसी कम हो गया आप लोगों का, तो आपको नहीं गया। लेकिन आरबीसी ज्यादा ही हो गया आप लोगों को, तो फिर वो दिक्कत। ठीक है, ज्यादा दिक्कत, क्योंकि वो ब्लड कैंसर हो जाता है फिर वो। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि इसको आप लोग क्या बोलते हो यहाँ पर में, जब भी आपका आरबीसी, ठीक है, आरबीसी अगर आप लोगों का बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर में प्रोड्यूस हो जाए आपको, तो पॉलीसिथेमिया इसको कहा जाता है, पॉलीसिथेमिया। ये याद रखना है आप लोगों ने, पॉलीसिथेमिया। पॉलीसिथेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पॉलीसिथेमिया। ठीक है, पॉलीसिथेमिया। और अगर आरबीसी कम हो जाए आप लोगों का तो इसको हीमोफीलिया कहते हैं, हीमोफीलिया। ठीक है, आरबीसी की कमी अगर हो जाए या ब्लड में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाए, रक्त की कमी हो जाए, तो इसको हीमोफीलिया कहा जाता है, कमी को। और हीमोफीलिया के कारण आप लोगों को होता है एनीमिया। ठीक है, हीमोफीलिया कम हो गया मतलब ब्लड के अंदर में आयरन की कमी हो गई, तो आयरन की कमी हो गई मतलब एनीमिया हो गया आप लोगों को। एनीमिया मतलब बेसिकली आप लोगों को थकावट लगती है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन सेल्स तक नहीं पहुंच पाती सही तरीके से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। चलिए, यहाँ पर में किसी ने एक जो है जी सुपर चैट भी दिया है, आपका शुक्रिया। किसी ने यहाँ पर में एक सुपर चैट डाला था, शुक्रिया आपका। चलिए, तो यहाँ पर में इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्क्रिप्ट डिड अशोका गेट हिज इंस्क्रिप्शन रिटन। ज्यादातर अशोका के इंस्क्रिप्शन जो है वो कौन से अभिलेख से लिखे हुए? टाटा आयरन क्या है सर? टाटा आयरन, अरे टाटा आयरन मतलब वो आपका लौह नहीं है कि टाटा आयरन खा लिया तो आपके बॉडी में रक्त की कमी। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को जो है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आपकी, वो टिस्को अलग कंपनी है, उसका एनीमिया से कोई लेना देना नहीं है, वो स्टील बनाने की, आयरन बनाने की कंपनी है भाई। कौन था ये महापुरुष टाटा आयरन वाला? बहुत खर्चा है भाई, बहुत खर्चा है देश में भी। चलिए, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि स्क्रिप्ट अशोका ने कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर में अपने अभिलेख लिखवाए थे। तो जो अशोका था उसने अभिलेख जो है अपने ब्राह्मी लिपि के अंदर में लिखवाए थे। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले अभी किसने पढ़ा था ये बताओ? मैंने अभी पिछले आई थिंक 2 लेक्चर पहले आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, ठीक है, कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को किसने सबसे पहले पढ़ा था अभी फिलहाल में। तो अशोक जो था उसने ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर में लिखवाया था अपने अभिलेखों को। अशोका पहला राजा है भारत का जिसने भारत के अंदर में अपने अभिलेख, अपनी बातें जो है अभिलेखों के जरिए लिखवाई। मान लीजिए कि मोदी जी अगर उस समय होते और उनको 2000 का नोट बंद करना होता तो वो क्या करते? पोस्टर लगवाते, ठीक है, या फिर ऐसे खंबे खड़े करवा देते और वहां लिखवा देते कि मित्रों आज रात 12 बजे से 2000 रुपए के नोट बंद। क्योंकि उस समय में टेलीफोन और ये सब नहीं था ना आपका, मीडिया वगैरह। तो क्या करे उस समय में भाई, ऐसे ही पहुंचाना पड़ता था संदेश, ठीक है। उस समय में था नहीं आपकी टीवी वगैरह, तो इस ऐसे पहुंचाते थे संदेश। तो इंस्क्रिप्शंस के जरिए, अभिलेखों के जरिए संदेश पहुंचाने वाला पहला शासक था आप लोगों का अशोका, ब्राह्मी लिपि में। जेम्स प्रिंसेप आपकी बुक्स में दिया गया है, जेम्स प्रिंसेप कौन से ईयर में किया था बताओ बोला? जेम्स प्रिंसेप ने कौन से साल में किया था? अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी आप लोगों का, ठीक है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों ने, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 के अंदर में इसको पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने, एक अंग्रेज अधिकारी ने, ठीक है। चलिए 3300 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। 3300 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिया है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर में, जितने भी लोग यहाँ पर में अपना प्रतिसाद दे रहे हैं कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आपको यहाँ पर में आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि अशोका ने अपने ज्यादातर शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखवाए थे। और भाषा कौन सी थी? भाषा था प्राकृत। भाषा मतलब जो बोलते और सुनते हैं उसको भाषा बोला जाता है। जो लिखते हैं ना जिसमें, जैसे ये आपकी देवनागरी लिपि है, ये रोमन लिपि है, तो लिखते और पढ़ते जो है उसको लिपि कहा जाता है। जो बोलते और सुनते उसको भाषा कहा जाता है। जैसे मैं हिंदी भाषा में अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, हिंदी भाषा के अंदर में, लेकिन ये लिखा हुआ किस लिपि में है? ये देवनागरी लिपि के अंदर में लिखा हुआ है। वैसे ही उस समय की एक भाषा हुआ करती थी प्राकृत भाषा, और एक लिपि हुआ करती थी प्राकृत ब्राह्मी लिपि। तो ये उससे आप लोग अंदाजा लगा लेना इस चीज। फ्रॉम विच सिटी हैव द रिमेन्स ऑफ पोर्ट बीन फाउंड? कौन से वाले इलाके से आप लोगों को जो है पोर्ट या फिर बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात हो रही है यहाँ पर में आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोग बताते जाएंगे यहाँ पर में कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के अंदर में कहाँ से मिले आप लोगों को। ए, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं बता दूं कि फ्रॉम विच सिटी हैव बीन रिमेन्स ऑफ पोर्ट हैव बीन फाउंड। तो आप लोगों को जो पोर्ट मिला है, बंदरगाह मिला है, वो मिला है आप लोगों को लोथल के अंदर में। लोथल कहाँ पर में मिलेगा आप लोगों को? लोथल मिलेगा गुजरात में। गुजरात में, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खंबात की जो खाड़ी है गुजरात में, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, वहां पर में आप लोगों को मिलेगा ये गुजरात में, लोथल में, खंबात की खाड़ी के पास में। तो लोथल एक बंदरगाह वाला शहर था। लोथल जो है जिस नदी के किनारे पे बसा हुआ था, उस रिवर का नाम क्या है? कोई बता सकता है उस रिवर का नाम? क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले भाई हम लोग यहाँ पर में। तो रिवर का नाम क्या था? तो भोगवा रिवर था, भोगवा, भोगवा रिवर, ठीक है, भोगवा। ये भोगवा रिवर जो है ये बाद में जाके सरस्वती में, साबरमती में मिल जाती है। साबरमती, साबरमती नदी के अंदर में मिल जाती है। तो साबरमती नदी के अंदर में मिल जाती है, ये याद रखेंगे आप लोग। भोगवा रिवर जो है बाद में जाकर साबरमती नदी के अंदर में मिल जाती है आप लोगों की, ओके, ये याद रखना है। यहां से आपको राइस हस्क, चावल के अवशेष मिले हैं, राइस के चावल के अवशेष आपको लोथल से मिले हैं, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। रोपड़ आप लोगों को कहां पर में मिलेगा फ्रेंड्स? ये रोपड़ मिलेगा आपको पंजाब के अंदर में, ठीक है, पंजाब में, पंजाब,
ठीक है, रोपर पंजाब में मिलेगा आप लोगों को। कालीबंगान कहाँ पर में मिलेगा आप लोगों को, कालीबंगान जल्दी बताओ। और धोलावीरा कहाँ पर में मिलेगा ये बताओ आप लोग मेरे को, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों के। 4400 लोग जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, क्या बात है। यहाँ पर में मेरा ध्यान ही नहीं रहा यहाँ पर में, और यहाँ पर में आपके 4400 लोग, केवल 600 लोगों की जरूरत है 5000 कंप्लीट करने में हमारा। ठीक है, सभी के सभी 4400 लोग अगर कर देंगे शेयर, सभी के सभी लोग एक साथ, ठीक है, लाइक एंड शेयर कर देंगे, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 20 तारीख को मैं आप लोगों की बड़ी वाली एक मैराथन लूंगा। सभी के सभी लोगों को यहाँ पर मैं लाइक एंड शेयर करना है, और जितने लोग बाद में भी देख रहे हैं वो लोग भी क्या करेंगे, शेयर करते रहेंगे, क्योंकि कल तक 50,000 भी करना है सभी के सभी लोग एक साथ। तो कालीबंगान जो है फ्रेंड्स ये राजस्थान में आप लोगों का, राजस्थान के अंदर में आप लोगों का, और धोलावीरा जो है ये गुजरात में है, गुजरात में। अच्छा, धोलावीरा की खास बात क्या है, बाकी के जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, धोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड था। धोलावीरा जो सिटी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, 3 पार्ट्स थे यहाँ पर में। ठीक है, बाकी के जो शहर थे वो 2-2 भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। ठीक है, बट यहाँ पर में क्या था आप लोगों का, जो आपका धोलावीरा है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था, ये भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पर में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो आप, इस प्रकार से कुछ दिखेगा, और लोथल यहाँ पर में आप लोगों का, लोथल ये खंबात की खाड़ी है गुजरात में, खंबात की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं उस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन जो है उसको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है उस क्वेश्चन का, ऐसे होना तो नहीं चाहिए था वैसे। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन दिख रहा है तो मैं उसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड, एनिमेशन मैंने उसको लगा दिया है। ठीक है, चलिए बताइए, इन विच ईयर द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग। हड़प्पा सभ्यता का जो है इसकी खोज कब हुई थी आपकी, आपके बिहार की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर में दिया हुआ है ये डायरेक्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको कहा इसलिए जाता है क्योंकि सबसे पहला जो शहर था, फर्स्ट सिटी जिसको खोजा गया था, पहली सिटी वो थी हड़प्पा नाम की सिटी, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा थी। कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है ये हड़प्पा, और किसने इसकी खुदाई की थी। ठीक है, तो 1921 के अंदर में इसको खोजा गया था, हड़प्पा नाम का शहर, इसी वजह से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सिंधु नदी के आसपास में था, इसी वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो हड़प्पा नाम का शहर है ये रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ था, रावी नदी के किनारे पे। ये भी सभी लोग लिख देंगे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ था, सभी लोग लिख देंगे। दयाराम साहनी जो थे इन्होंने यहाँ पर में खुदाई की थी, दयाराम साहनी ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, दयाराम साहनी ने। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूं, हड़प्पा के बाद में जो एक इंपॉर्टेंट खोज हुई थी वो थी मोहनजोदाड़ो की। ठीक है, ये सिंधु नदी जो मेन वाली जो सिंधु नदी है, इंडस नदी, रावी नदी तो सिंधु की सहायक नदी है ना, तो सिंधु नदी जो है उसके किनारे पे बसा हुआ था। 1922 में उसकी खोज होती है, राखलदास RD बैनर्जी ने खोज की थी इसकी। ठीक है, कालीबंगा, ठीक है, ब्रजवासी लाल, ठीक है, बी लाल जिसको बोलते हैं हम लोग, ये घग्गर नदी के किनारे पे राजस्थान के अंदर में हमें मिला है। लोथल जिसके बारे में हमने पढ़ा था गुजरात के अंदर में है, रंगनाथ राव, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे पे है ये आपका। बाकी ये चान्हू दारो, हमने देखा धोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट कितने हैं धोलावीरा में, 3 पार्ट है। बड़ी दुख भरी कहानी आप लोगों को एक सुनाना चाहूंगा फ्रेंड्स। यूपी टेट वालों ने जो है वो जले पे नमक छिड़का था चान्हू दारो के। ठीक है, जले पे नमक छिड़का था। हाय, दिल भर आता है ऐसा सुन के कि धोलावीरा, इसके पास में 3, बाकी लोगों के पास में 2-2 पार्ट है, धोलावीरा के पास में 3 पार्ट है, 3-3 पार्ट। और मेरा बेचारा चान्हू दारो, बेचारा चान्हू दारो केवल 1 पार्ट, केवल 1 पार्ट है इसके पास में। इसके पास में सीटाडेल या जो दुर्ग है वो था ही नहीं, सीटाडेल इसके पास में था ही नहीं, जिसको दुर्ग बोलते हो आप लोग, ऊपरी नगर जिसको कहा जाता था। एक होता था निचला नगर, एक होता था ऊपरी नगर, जनरली 2 पार्ट में जब डिवाइड होते थे। बेचारा चान्हू दारो हमारा, उसके पास में सीटाडेल था ही नहीं, दुर्ग था ही नहीं, ऊपरी नगर केवल 1 ही पार्ट में था, लोअर टाउन के अंदर में डिवाइडेड था ये, है ना। कितनी बुरी बात है ये, आप ही बताओ यार, ये कोई न्याय वाली बात हो गई। बेचारा चान्हू दारो, है ना, कितना नाम भी कितना प्यारा है, चान्हू, चान्हू छोटा सा बच्चा टाइप का लग रहा है नाम। बड़ा अन्याय हुआ है यार चान्हू दारो जरूर से। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना। बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति कहाँ देखने को मिलती है आप लोगों को, नियोलिथिक साइट, नियोलिथिक कल्चर, बड़ी फेमस सी जगह है ये। ठीक है, बड़ी फेमस सी जगह है। जल्दी जल्दी से आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कर देंगे। 4462 लोग हो चुके हैं, 500 के करीब लोगों की जरूरत है। सभी लोग एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए, हमारा 500 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर 5000 का। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं फ्रेंड्स, बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति कहाँ पर में मिली थी।
ठीक है, नौपाषाण संस्कृति बिहार के अंदर में पहली वाली आप लोगों की। तो सिंपल सी बात है कि नौपाषाण संस्कृति आप लोगों को देखने के लिए मिलती थी चिरांद के अंदर में, चिरांद में, ठीक है, चिरांद सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो फर्स्ट न्यूलिथिक कल्चर बिहार का। न्यूलिथिक कल्चर का मतलब क्या होता है आप लोगों का? न्यूलिथिक मतलब बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, हम मानव इतिहास जो हमारे पूर्वज थे जो नंगू पुंगू घुमा करते थे स्टोन एज में, उनको पैल्योलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक एज में बांट सकते हैं। पूरा पाषाण, ठीक है, मध्य पाषाण और नवपाषाण, ठीक है। तो ये नियोलिथिक एज के सबूत हमको चिरांद के अंदर में मिलते हैं, सबसे पुराने वाले, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, चिरांद के अंदर में। तो ये याद रखना आप लोग थोड़ा सा, चिरांद सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप लोगों का यहाँ पर में आपको मिले थे, फिर बाद में फिर छेछर वैशाली वगैरह के अंदर में भी मिले आप लोगों को। बाकी मुंगेर और नालंदा में तो उससे भी पुराने वाले सबूत मिलते हैं पैल्योलिथिक के। इस समय में मतलब हम ज्यादा और ज्यादा नंगू पुंगू घुमा करते थे उस समय में, तो पत्ते भी नहीं पहनते थे उस समय में, ठीक है। और ठीक है, तो हम लोग पैल्योलिथिक एज के अंदर में, पैल्योलिथिक एज मुंगेर और नालंदा वाले। तो कोई है मुंगेर और नालंदा वाले यहाँ पर में लोग? मुंगेर और नालंदा वाला है क्या कोई यहाँ पर में? हाथ मत उठाना। कोई है यहाँ मुंगेर और नालंदा वाला? हाथ मत उठाना। अरे मत उठाना बोला, फिर भी हाथ उठा रहे हो। अभी बोला ना यहाँ पर में ज्यादा नंगू पुंगू घूमते थे करके इधर में लोग, फिर हाथ उठा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। पत्ते भी नहीं पहनते थे, न्यूलिथिक हम लोग, पैल्योलिथिक एज के अंदर में बहुत ज्यादा मतलब एकदम बाकी के जानवर जैसे रहते थे हम लोग। उठा लो, जाओ उठाओ, हाथ उठाओ, बता दो सबको कि तुम ही लोग हो करके मुंगेर और नालंदा के यहाँ पर में। चलिए बाकी की बात और आगे में करेंगे हम लोग फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते। वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जल्दी से इसका आंसर कीजिए आप लोग। वर्धमान महावीर का जन्म, 3700 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, 3700 प्लस लाइक्स, ठीक है। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहे सभी लोग। 5000 कंप्लीट करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो वर्धमान महावीर जो है फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था आप लोगों का कुंडाग्राम के अंदर में, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, कुंडग्राम के अंदर में, बिहार कुंडग्राम के अंदर में इनका जन्म हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। इंपॉर्टेंट है आप लोगों का पॉइंट। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि वर्धमान महावीर ये जैन धर्म के अंदर में, जैन धर्म के अंदर में 24th नंबर के तीर्थंकार है। 24th तीर्थंकार, तीर्थंकार, तीर्थंकार का मतलब क्या होता है? तीर्थंकार का मतलब होता है जिन्होंने जैन धर्म के अंदर में अपनी वाणी दी है या फिर अपना जो है प्रवचन दिया है, कुछ एडिशन दिया है, कुछ ज्ञान की बात बताई है, ठीक है। तो 24वें नंबर के तीर्थंकार थे, 24वें और लास्ट तीर्थंकार। 24 तीर्थंकार होते हैं एक युग के अंदर में, तो 24वें और आखिरी नंबर के तीर्थंकार इनको माना जाता है जैन धर्म के अंदर में, वर्धमान महावीर को। इनका जन्म कुंडग्राम के अंदर में हुआ था। इनसे पहले और 23 तीर्थंकार हो चुके हैं। जो पहले वाले तीर्थंकार थे, फर्स्ट वाले, उनका नाम बता सकते हो आप लोग? सेकंड वाले का नाम आप बता सकते हो मुझे, या फिर आप लोग जो है 23rd वाले का भी नाम अगर बताना चाहो तो बता सकते हो आप लोग, ठीक है। देखते कितने लोग बता सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को पूरे के पूरे ही भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के अंदर में आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है वो इस पर, ठीक है। चलिए ओके, चलिए तो आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए, तब तक मैं आगे का क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आप लोगों से देखूँ कितने लोगों ने आंसर किया। बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन तो बीपीएससी ने भी पूछ लिया था। बताइए जल्दी जल्दी से कि बिहार में पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? बिहार में पहला सत्र कहाँ आयोजित किया था? ऋषभ देव जो है वो पहले थे। गुरु नानक देव जी कहाँ से आ गए यार? जैन धर्म की बात करो, सिख धर्म की बात थोड़ी कर रहा हूँ। ऋषभ देव, ठीक है, जो पहले थे, फर्स्ट थे, वो थे ऋषभ, ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ के नाम से भी आप लोग जानते हो इनको, आदिनाथ के नाम से भी जाते हो। ऋषभ देव या आदिनाथ बोलते हैं हम इनको, ठीक है। सेकंड नंबर की अगर आप लोगों को पूछोगे तो अजीत नाथ, ठीक है, अजीत नाथ। उसके बाद में 23rd नंबर का मैंने आप लोगों से पूछा था, तो पार्श्वनाथ है, पार्श्व, पार्श्व, पार्श्वनाथ। और 24वें नंबर के तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, महावीर, वर्धमान महावीर, महावीर। आप लोगों को बोला गया यहाँ पर में कि वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन हेल्ड इन बिहार? तो बिहार के अंदर में जो है फ्रेंड्स, पटना के अंदर में हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, पटना के अंदर में, ठीक है। पटना के अंदर में हुआ था। कौन से साल में हुआ था ये आप लोग बता देंगे मेरे को जल्दी से, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर में कि बिहार के अंदर में जो आप लोगों के सेशंस हुए थे 3 जो आज़ादी के पहले, वो था एक 1912 के अंदर में 27वें नंबर का सेशन बांकीपुर पटना में हुआ था आप लोगों का, ठीक है। रंगनाथ माधोलकर, आर माधोलकर आप लोग याद रख लोगे, माधोलकर, ठीक है, हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। रंगनाथ राव माधोलकर भी बोला जाता है इनको। पटना में हुआ था 1912 में। फिर 1922 में हुआ 38वां सेशन, ठीक है। चित्तरंजन दास, CR दास, ठीक है, CR दास जो है, इन्होंने इसको, इसके अध्यक्ष थे वो।
ठीक है। 1940 के अंदर में जो 53वां अधिवेशन था वो रामगढ़ में हुआ था, बिहार के रामगढ़ में। वैसे अब ये जगह झारखंड में चली गई है, झारखंड में। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने थे, और इसके बाद में वो लगातार 6 साल तक रहे, 1946 तक अध्यक्ष रहे ये। अच्छा, रामगढ़ अधिवेशन की एक खास बात आपको बताऊं, कितने लोग जानना चाहते हैं रामगढ़ अधिवेशन की एक खास बात? जल्दी से हाथ ऊपर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट वाली चीज बता रहा हूं आप लोगों को रामगढ़ अधिवेशन की। आपको पता है इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में? ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक है, या जिसको आप लोग व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से भी जानते हो, वो यहीं पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहीं पे लॉन्च किया गया था आपका रामगढ़ झारखंड में। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन से साल लॉन्च किया गया था? 1940 के अंदर में। किसकी अध्यक्षता में? मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। गांधी जी ने इसका आह्वान किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह कि भाई अकेले जाओ और अकेले जाकर जो है वो बोलो, अकेले जाकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ बोलो। ठीक है, अकेले जाओ, कोई भी ग्रुप में नहीं जाएगा, अकेले जाकर भाषणबाजी करनी है। ओके, और आचार्य विनोबा भावे जो है वो पहले सत्याग्रही बने थे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बने थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। मैं आप लोगों से कहता हूँ व्यक्तिगत सत्याग्रह करो। बाहर वाले लोगों को अलाउ किया गया, जाओ पटना के अंदर में, ठीक है, गांधी मैदान में, और वहां जोर जोर के चिल्लाओ कि नीतीश कुमार हाय हाय, मतलब पुलिस आएंगी पकड़ने, डंडे मारे। मैं तो हाय कर रहा था उनको, सर हाय मेरे तरफ देखो करके, एक ऑटोग्राफ चाहिए, मतलब जो भी है आप लोगों का। मतलब जाओ वहां पर में कि जो भी चिल्लाना है आप लोगों ने, व्यक्तिगत सत्याग्रह आप लोगों का, फिर जो आप लोगों का व्यक्तिगत सत्कार किया जाएगा उसके लिए भी तैयार रहना फिर आप लोग। ओके, चलिए। बिहार के अंदर में सबसे पहले जो है फ्रेंड्स आप लोगों के व्यक्तिगत सत्याग्रह थे वो श्री कृष्ण ठीक है, श्री कृष्ण सिंह थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रही। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक वंश से संबंध करेंगे? एलोरा, एलोरा नाम की जगह कहाँ मिलेंगी आपको? ये मिलेंगी महाराष्ट्र के अंदर में। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर में भी एक औरंगाबाद जिला था, औरंगाबाद, औरंगाबाद। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर औरंगाबाद तो हमारे यहाँ है बिहार में। अरे भाई महाराष्ट्र में भी था औरंगाबाद। अब इसका नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया है, संभाजी नगर। ठीक है, संभाजी नगर कर दिया गया है इसका नाम, अब चेंज करके, पहले औरंगाबाद बोलते थे उसको। तो ये जो है फ्रेंड्स, जो एलोरा की गुफाएं है, ये राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाई थी। ये DSSB में भी आया था ये क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है, एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? एलोरा की। तो राष्ट्रकूट राजा जो थे ना दक्षिण भारत के अंदर में, यहाँ से शासन करते थे वो लोग, ये इस इलाके के अंदर में, इस इलाके के अंदर में वो लोग शासन करते थे, राष्ट्रकूट लोग। उन्होंने बनवाया था उसको महाराष्ट्र के अंदर में, राष्ट्रकूट शासन ने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, हेडमास्टर वाला पेपर करवा दीजिए। हेडमास्टर वाला जो है ना, मैंने पूरा का पूरा पेपर जो है अलग अलग सेशंस के अंदर में करवाया हुआ है क्वेश्चंस को लेकर। तो आप टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके टीचिंग परीक्षा चैनल के अंदर में जाओगे ना, तो वहां पर में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो लोग टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग। टीचिंग परीक्षा चैनल को जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करोगे वैसे ही फ्रेंड्स आप लोगों को एक बेल आइकन का भी ऑप्शन दिखता है, उसको भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स राष्ट्रकूट राजा थे एक, राष्ट्रकूट राजा, कृष्णा वन नाम था उनका। उन्होंने एलोरा के अंदर में कैलाश टेम्पल बनाया था, कैलाश टेम्पल, गुफा नंबर 16। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मैडम थी, वो जिद करने लगी कि मेरे को मंदिर देखना है, मंदिर देख, भी कहानी है। ठीक है, ऐसे तो उन्होंने ऐसे ही बनवाया था मंदिर। कहानी ऐसी है कि उनकी मैडम जो थी कृष्णा वन की, वो हट पे अड़ गई, मैं खाना नहीं खाऊंगी करके जब तक मैं मंदिर का शिखर ना देख लूँ। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्या करे यार, इतनी स्पीड में तो मंदिर बनाना संभव नहीं है, इसका भाई गुंडा है, आके मेरे को मारेगा। ऐसा भी होता है ना कभी कभार, भाई साले साहब से डर भी लगता है कई बार, आपको नहीं पता, मतलब डर के रहना भी पड़ता है कभी। मेरा नहीं है, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, जो लोग बाकी लोगों का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर। ठीक है, तो उन्होंने ऐसी कहानी में कहा गया कि उनको देखना था, तो फिर वो एक पहाड़ को ऊपर से काटते हुए पहले शिखर बनवाया गया, फिर नीचे की तरफ में आया गया। ये एक कहानी प्रचलित है कर्नाटक के अंदर में, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। वो वेल प्लान्ड एक मंदिर है आप लोगों का, कैलाश टेम्पल, कृष्णा वन नाम के राजा ने बनाया था। DSSB के अंदर में क्वेश्चन आया था आप लोगों का, DSSB के अंदर में। गुफा नंबर 16 है वो, एलोरा की कैलाश टेम्पल आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, आपको बताना है कि 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था?
सर जब 500 बच्चे हो जाएंगे तो सर वाईटी का सारा पीडीएफ ऐप में डाल देंगे फ्री में। मैं डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जी, लेकिन पहले हो तो जाए यहाँ पर। मैं जल्दी जल्दी से सभी लोग शेयर तो कर दो। घोषित लगते हो साहेब। समर चौहान अभी बचे हुए हैं, तुम्हारा क्या हाल है तुम बताओ। तुम अगर कोई दुखी हो तो ऐसे बता दो, अपन लोग मतलब दुख बांट दूंगा तुम्हारा। अभी मेरे पास में नहीं है तो फिलहाल में। जी आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर में कर रहे हो। एक्चुअल में क्या हुआ था, आप लोगों को पता है कि 1905 के अंदर में बंगाल का बंटवारा कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल का बंटवारा जो है वो कर दिया गया था यहाँ पर में। यहाँ पर पूर्वी बंगाल और बंगाल ऐसे कर दिया गया था। तो ये बंगाल का जो बंटवारा है ये 16 अक्टूबर 1905 को अस्तित्व में आया था। और ये बंटवारा लागू रहा आप लोगों का 1905 से लेकर 1911 तक, बंगाल का बंटवारा। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन अस्तित्व में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड सेशन को। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के सभी लोग एक साथ सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी से और शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था आप लोगों का ये हुआ था 1885 में, 1885 में। कहा हुआ था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो बॉम्बे में हुआ था। लेकिन कहा होना था, एक चीज कोई बता सकता है कहां पर में शेड्यूल किया गया था, जिसके जो कैंसिल कर दिया गया बाद में? तो प्लीज इसको भी याद रख लेना आप लोग। इसको शेड्यूल किया गया था पुणे के अंदर में, पुणे में। बट पुणे के अंदर में जो है ना प्लेग फैला हुआ था, तो पुणे से इसको शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे में। ठीक है, ठीक है। गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल, तेजपाल संस्कृत 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 महाविद्यालय याद रख लेना आप लोग इधर में। वहां पर में इसको आयोजित किया गया था बॉम्बे के अंदर में। डब्ल्यूसी बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे। कितने लोग आए थे इसके अंदर में पहले सेशन में? जल्दी से टाइप करके बता दो कितने लोग आए थे पहले सेशन के अंदर में। तो पहले सेशन के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि 78 लोग जो है यहाँ पर में आए थे। आप लोगों के 78 लोग आए थे। ठीक है, 78 लोग। ये भी आप लोग याद रख सकते हो आप लोग। वेरी गुड। ठीक है, तो जब पहले सही लिखा था मैंने आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोग भी वहां पर में हो गए। 72 थे। 78 कहां पर में थे? 72 थे। 78 जो है आप लोगों के दांडी मार्च में थे। ठीक है, दांडी मार्च जो गांधी जी ने निकाला था, नमक सत्याग्रह वाला, उसके अंदर में 1930 के अंदर में जो दांडी मार्च निकाला था उसमें 78 लोगों को गांधी जी अपने साथ लेकर गए थे। 78 लोगों को, वो अलग है। इसके अंदर में 72 लोग आए थे। 72, 72। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग हमारे यहाँ पर में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? चलिए बहुत बढ़िया। आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर्स भी आने स्टार्ट हो गए। आप लोगों के जितने भी लोग यहाँ पर में देख रहे हैं उन लोगों ने आंसर करना भी यहाँ पर में स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो मैं पूरा यहाँ पर मैं आप लोगों का देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, गया, नन ऑफ दी अबो, मोर देन वन ऑफ दी अबो। ओके, अब मैं जैसे कि यहाँ पर मैं कमेंट्स में आप लोगों के देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पर मैं आंसर जो है 31% लोगों ने लगाया है। यहाँ पर मैं मतलब बहुत सारे लोगों ने आंसर लगाया है। मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी आप लोगों को लगे कि आपका आंसर नहीं है, ठीक है, पोल के अंदर में, क्योंकि यूट्यूब के अंदर में 4 ही पोल जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कमेंट में आंसर करना है। ई आंसर होगा, क्योंकि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य आप लोगों का कहाँ पर में? मुंगेर जिले के अंदर में, मुंगेर में। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट है आप लोगों का, ओल्डेस्ट सबसे पुराना वाला है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। वन्य जीव अभयारण्य बिहार के अंदर में 1976 में बना था आप लोगों का, मुंगेर जिले के अंदर में। तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य आप लोगों का, ठीक है, मुंगेर जिले के अंदर में आप लोगों को मिलेगा ये। ठीक है, सबसे पुराना वाला है आपका। और ये वाली जो इमेज है ये आप लोगों को दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसके अंदर में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, DANISH SHEIKH
वहाँ से भी आप लोग ले सकते हो। बाकी पेड स्टूडेंट जो है उन लोगों को तो पेड की पीडीएफ में, और जो जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो लोग टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, टीचिंग परीक्षा का ऐप प्ले स्टोर से, वहाँ से भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, कातिल कौन है तुम्हारा। ठीक है, हर कदम पर कोई कातिल है, सर बचाए कोई कैसे, कोई एक मूवी का सॉन्ग भी था ना। कातिल कौन है आपका यहाँ पर में, अतुल कुमार। चलिए 4400 लोग देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग, तो जल्दी से आप लोगों का यहाँ पर में पूरा ये हो जाएगा। तो आपको बताना है पिथोरा मुराल, मिथिला मुराल, वर्ली मुराल, मिथिला मुराल्स, कौन सा वाला सही है यहाँ पर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला है आप लोगों का। जी पुष्पा कुमारी गुप्ता जी। देखिए यहाँ पर में अगर हम लोग बात करें पिथोरा जो है आप लोगों की, पिथोरा जो है ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि राजस्थान गुजरात के अंदर में, राजस्थान और गुजरात के अंदर में आप लोगों को मिलेंगी, राजस्थान गुजरात के अंदर में, राजस्थान और गुजरात के अंदर में, ये वाला याद रखना है आप लोगों ने, राजस्थान गुजरात में। तो पहला वाला तो गलत है आपका। ठीक है, मिथिला जो है बिहार की ही है, बिल्कुल सही बात है आप लोगों की। वर्ली पेंटिंग भी महाराष्ट्र की है, ये सही है, दूसरा तीसरा। मिथिला जो है आप लोगों की ये केरला की है, तमिलनाडु की नहीं है, केरला की है मिथिला, केरला की। तो ये आप लोगों का गलत है, तो दूसरा तीसरा सही है आपका, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितने प्रतिशत लोगों ने सही आंसर दिया है, 65% लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहेंगे फ्रेंड्स, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी जल्दी से कर लेंगे, ताकि ऐसे ही आप लोगों को और भी बहुत सारे जो वीडियोज है वो मिलते रहे आप लोगों को डायरेक्टली। ठीक है, और आज हम लोग 1,85,000 की फैमिली होने वाले हैं आज, तो आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। ठीक है, और बहुत जल्द हम लोग 2 लाख हो जाएंगे, जैसे ही 2 लाख सब्सक्राइबर का परिवार होगा उस दिन भी हम लोग एक बड़ी वाली मैराथन आप लोगों के लिए करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का। उससे पहले आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर में मिथिला भित्ति चित्र जो है वो केरल की है आप लोगों की, आर्ट एंड कल्चर वाले लेक्चर में करवाया था मैंने पेड में। ठीक है, वर्ली भित्ति महाराष्ट्र की है। ठीक है, मिथिला जो है बिहार की है, और पिथोरा जो है आपकी गुजरात राजस्थान के इलाके की है। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोगों को बताना है, पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस की बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग, तो मैंने आपको बताया था कि पंचायत 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी आता है 24 अप्रैल को ही। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 24 अप्रैल को आपको क्या हो गया था। ठीक है, ना डेंगू हुआ ना लवेरिया हुआ, आप लोगों को क्या हो गया था उस दिन, उसके बाद में बताओ। आप गाँव गए थे पंचायत में हिस्सा लेने के लिए, 25 तारीख को अगले दिन आपको मलेरिया हो गया, मलेरिया हुआ। ठीक है, मलेरिया हुआ, मलेरिया डे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये भी आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों का, तो ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, अच्छा 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है ये बता दो, चलो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, जिसने ये बता दिया उसकी लाइफ झिंगा लाला। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपका, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली जो है वो लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल को, और बहुत जल्दी सिर्फ 200 सब्सक्राइबर दूर है हम लोग 1,85,000 से। ठीक है, तो 1,85,000 का परिवार हमारा हो जाएगा यहाँ पर में, और फिर हम बहुत जल्दी ही जो है वो 2 लाख के परिवार के साथ में जो है हम लोग यहाँ पर में एक बड़ी मैराथन कर रहे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कर दिया यहाँ पर में, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी से। ठीक है, अर्थ डे होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने बिल्कुल। वाटर डे 22 मार्च को होता है, वाटर डे, वाटर डे देखो, वाटर डे और अर्थ डे में कंफ्यूज मत होना। वाटर डे 22 मार्च को होता है, और अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को होता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है, एक बार लिख दो कमेंट बॉक्स में ताकि याद हो जाए, जिनको भी कंफ्यूजन है वो याद हो जाए हमेशा। वाटर डे पानी वाला मार्च में, ठीक है मार्च में, और अप्रैल के अंदर में होता है अर्थ डे। ठीक है, बिहार दिवस के रूप में ही पानी दिवस आता है आपका, तो बिहार दिवस आपका आता है 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हो आप लोग, तो 22 मार्च को ही आप लोगों का ये भी मनाया जाता है, ये भी याद रख लेना आप सभी लोग। चलिए आप लोगों को बताना है कि हुंगुल मृग जो है ये भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर लेक्चर देखते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो टीचिंग परीक्षा चैनल पर जाकर बाकी के सारे लेक्चर जरूर देख लीजिए आप लोग।
ठीक है, अच्छे से प्लेलिस्ट आप लोगों की बनी हुई है, उसको पूरा का पूरा अच्छे से देखो, उसको एनालाइज करो, बार बार उसको रिवाइज करो, लेक्चर्स को आप लोगों की बनी हुई है टीचिंग परीक्षा चैनल के ऊपर में। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का, दचिंगम, जिम कॉर्बेट, रानीखेत। तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स हंगुल, इसको कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है, कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग भी इसको कहा जाता है, कश्मीरी स्टैग। और ये जो है फ्रेंड्स खत्म होने की कगार के ऊपर में है। तो कश्मीर के अंदर में, जम्मू कश्मीर के अंदर में दचिगम नेशनल पार्क है आप लोगों का, दचिगम नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अंदर में जो है इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो दचिगम आप लोगों को दिखेगा कश्मीर के अंदर में, दचिगम। ठीक है, तो वहां पर मैं आपका ये आप लोग थोड़ा सा याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है। दचिगम जम्मू कश्मीर के अंदर में है एक नेशनल पार्क, और कश्मीरी स्टैग जो है इसको बचाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास, या हंगुल को बचाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। ठीक है, हंगुल को। तो ये इस तरीके से कुछ दिखती है, ये बचाना है कि नहीं बचाना है इसको, नहीं तो आपके बच्चे लोग इसको देख नहीं पाएंगे, मतलब सिर्फ इमेज में देख पाएंगे। ठीक है, बाकी जगह पे नहीं देख पाएंगे असली में जाकर फिर इसको। ओके, बाकी सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है फ्रेंड्स राजस्थान में, सरिस्का वाला। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर में है और सबसे पुराना वाला है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना है, और सबसे पुराना नेशनल पार्क भारत में कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना वाला। कौन से साल बना था ये बता सकते? ईयर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से साल में बना था? बताओ जल्दी से। हेडमास्टर वाला मैंने करवाया हुआ है, हेडमास्टर वाला। ठीक है, आप पूरे लेक्चर देखोगे उसके अंदर में करवाया हुआ है। अगर आप बोलोगे कि वापस से एक साथ पूरा करवा दो, ठीक है, तो वो भी मैं करवा दूंगा। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार जो है प्रेसिडेंट रूल कहाँ पर में लगाया गया था, ये आपको बताना है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? चलिए जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर में लगाया गया था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब के अंदर में लगाया गया था 1951 के अंदर में। ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो ये पहली बार वाला आप लोगों का। ठीक है, बिहार में अब तक कितने बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, ये भी आप लोग बता देंगे मुझे। मैंने आप लोगों से पूछा था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना था आपका, तो 1936 में बना था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए, तो पंजाब में 1951 में सबसे पहले जो है वो इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों को बताना है, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्याम पट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, राधा को जो है वो पढ़ने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, आंखों में नमी और विटामिन की कमी। ठीक है, विटामिन ए, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, विटामिन ए यहाँ पर में है, अगर उसको देखने में कठिनाई हो रही है तो विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए जो है फ्रेंड्स वो क्या करता है आप लोगों को, आपकी जो है वो दृष्टि को बढ़ाता है। ओके, देखने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए, तो विटामिन ए। बाकी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कौन सा विटामिन का क्या काम है और क्या क्या होता है उसका, ये पूरा का पूरा लिस्ट आप लोगों को ऑलरेडी दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप पे और टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में आपको दिया हुआ है। ठीक है, जैसे विटामिन ए जो है अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको देखने में दिक्कत होगी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको बोला जाता है, वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी डिजीज, स्किन का डिजीज है ये। ठीक है, आप लोगों का विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ठीक है, स्कर्वी, दांतों से या मसूड़ों से खून निकलना, स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। रिकेट्स, हड्डियों में, ठीक है, डिफॉर्मिटी आ जाना, हड्डियों का कमजोर हो जाना, विटामिन डी के कमी के कारण होता है रिकेट्स। ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण भी आप लोगों की जो अस्थियां कमजोर हो जाती है। और मैंने आपको ये बार बार बताया हुआ है फ्रेंड्स, और केवीएस वालों ने इसी सूची में से क्वेश्चंस बना के बार बार पूछे थे केवीएस के अंदर में। जिन बच्चों ने केवीएस मेरे से पढ़ा था उनको पता होगा कि जिस चीज पे मैंने फोकस किया उस पे से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से आप लोग इसको पढ़ लो, सारे के सारे लोग। ठीक है, विटामिन ए के लिए क्या खाना चाहिए सर, ये भी बता दीजिए। विटामिन ए के लिए क्या खाना चाहिए? गाजर खाओ मस्त पैकी। ठीक है, विटामिन ए के लिए मछलियाँ खा सकते हो आप। ठीक है, हरी सब्जियाँ खा सकते हो। गाजर के अंदर में विटामिन ए बहुत अच्छी खासी मात्रा के अंदर में होता है आपका। ठीक है, बीट रूट के अंदर में भी होता है विटामिन ए आपका। बीट रूट आपको पता है ना, वो बीट रूट आता है लाल लाल कलर का दिखता है, उसमें भी होता है। ठीक है, चलिए, कि आयोडीन की कमी के कारण गोइटर, गले का रोग होता है, घेंगा, वो गला बड़ा बड़ा हो जाता है, घेंगा। ठीक है, वो रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों को आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं।
ऐसे क्वेश्चन जो आपका सिलेक्शन करा सकते हैं, आपके सपने पूरे कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के। अब आप बताइए कि ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आपने, जहां पर मैं बस थोड़ी सी मेहनत है, कुछ दिन की मेहनत है, और कुछ दिन की मेहनत के अंदर में आप लोग जो है आपकी जिंदगी पूरी की पूरी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट दे रहा हूँ, पूरी मेहनत करो। देख रहे हो आप लोग 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है, मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया है, ठीक है। कंटिन्यूअसली बोला जा रहा हूँ, बोला जा रहा हूँ, बोला जा रहा हूँ, और एनर्जी के साथ में बोल रहा हूँ। मैं जब अपने तरफ से 100% दे रहा हूँ, तो आप लोग अपने तरफ से अपना 100% क्यों नहीं दे सकते अपनी जिंदगी के लिए? थोड़ा सा समय पूरा अच्छे से मेहनत करके एक बार पूरा अच्छे से निकाल लो पेपर, पूरा अच्छे से, एक बार की बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 4 बौद्धिस्ट काउंसिल हुई है, बौद्ध परिषद आयोजित हुई है आप लोगों की, ठीक है। जो पहली बौद्ध परिषद आप लोगों की आयोजित हुई थी, वो हुई थी आप लोगों की अजात शत्रु के समय में। फर्स्ट वाली हुई थी अजात शत्रु के समय में। कहाँ हुई थी ये? अजात शत्रु के समय में। कहाँ पर में आयोजित हुई थी? राजगृह में हुई थी, ठीक है। अगर मैं सेकंड वाली की बात करूं आप लोगों से, सेकंड वाली जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वो हुई थी काल अशोका के समय में। काल अशोका के समय में हुई थी वैशाली में। तो सेकंड वाली आप लोगों से पूछा है, तो काल अशोका के समय में हुई थी वैशाली में। थर्ड नंबर वाली आप लोग बताइए मुझे, थर्ड और फोर्थ आप लोग कमेंट करके बताओ, देखते कितने लोग कमेंट करके बता सकते हैं थर्ड और फोर्थ वाली। जल्दी जल्दी से बताइए थर्ड और फोर्थ वाली, कि थर्ड वाली और फोर्थ वाली जो है वो कब कब हुई थी आप लोगों की आयोजित, थर्ड और फोर्थ वाली। जल्दी जल्दी से बता देंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में। और मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, 4300 प्लस 4400 के करीब करीब जो है लाइक का नंबर बढ़ चुका है हमारा। जितने भी लोग अभी तक लाइक करने के बचे, जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, और बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। चलिए, केवल 150 बच्चे अब हम लोग दूर है यहाँ पर में 1,85,000 से। तो आंसर हो जाएगा। ये वाली लिस्ट भी मैंने आप लोगों को दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में शेयर की हुई है ऑलरेडी, DANISHSHEIKH। तो प्लीज टेलीग्राम से आप लोग इसको ले सकते हो, ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ में पूरी की पूरी लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रणेता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। यंग बंगाल आंदोलन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर में। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे कौन था? यंग बंगाल आंदोलन जो है फ्रेंड्स, इनके पीछे ये यंग बंगाल आंदोलन जो है, बंगाल के इलाके के अंदर में, कलकत्ता के इलाके के अंदर में हेनरी विवियन डिरोजियो ने, ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो बहुत ही फेमस व्यक्ति है डिरोजियो। केवल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 28 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, अदरवाइज ये बहुत आगे बढ़ जाते, बहुत बड़े जो है हमारे इतिहास के अंदर में उनका नाम होता। बट फिर भी एग्जामिनर ने इनको बड़ा फेमस कर दिया। यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन चलाया था इन्होंने, ठीक है, बहुत कम उम्र के अंदर में। हेनरी विवियन डिरोजियो, बंगाल के इलाके के अंदर में, ये याद रखना है आपने, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 61% लोगों ने सही आंसर दिया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, ठीक है। हेनरी विवियन डिरोजियो, ये याद रखना है फ्रेंड्स, कलकत्ता के अंदर में हिंदू कॉलेज के अंदर में टीचर थे, और जो है इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। डिरोजियंस कहा जाता है इनके फॉलोअर्स को। काफी कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अदरवाइज ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आपको बताना है कि सितंबर 1893 में, ठीक है, विश्व धर्म संसद के अंदर किसने भाषणों में, ठीक है, उनको देवी अधिकार के वक्ता और पश्चिमी देशों के भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में विश्व में प्रसिद्धि दिलाई थी? अभी बड़ा कंट्रोवर्सी भी चल रही है इनके ऊपर में थोड़ी सी, ठीक है। तो बताइए कि विश्व धर्म संसद हुई कब थी? पहली बात तो वर्ल्ड, ठीक है, रिलीजियस पार्लियामेंट आपकी कब आयोजित हुई थी? विश्व धर्म संसद 1893 में। कहाँ आयोजित हुई थी? ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कहाँ पर में हुई थी आप लोगों की। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, शिकागो के अंदर में हुई थी ये, ठीक है, शिकागो के अंदर में। शिकागो कहाँ है? यूएसए में वहां पर में इन्होंने भाषण दिया था। और 75% लोगों ने आंसर दिया है फ्रेंड, स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जब विश्व धर्म संसद में कहा था माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तभी बहुत ज्यादा तालियां बजने लगी थी। जैसे उन्होंने, वो खुद भी सोचेंगे यार मैंने ऐसे मतलब कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने यहाँ पर मैं, ठीक है। फिर उनको लगाऊंगा नहीं यार अच्छी वाली बात कही करके, अब कॉन्फिडेंस आ गया, अब चलो अब तो मैं बढ़िया बोलूंगा, अब तो कोई नहीं रोकने वाला मेरे को, अब तो मैं बोलूंगा, बहुत सारा बोलूंगा। और फिर वो बोलते गए और तालियां बजती गई। और भाई पहले ही इसके ऊपर में तालियां बज जाए तो बताओ किसको कॉन्फिडेंस? आप लोग बताओ, आप होते तो क्या होता? पहले इस पे तालियां बज गई, पहले तो डर जाएगा इंसान, यार कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, ठीक है, ये ताली क्यों बजा रहे हैं, मतलब बेइज्जती तो नहीं कर रहे यहाँ पर, मैं टॉन्ट तो नहीं मार रहे लोग।
फिर पता चले नहीं यार यार तुमने अच्छा कुछ तो भी बोल दिया है करके, फिर सीना चौड़ा करके 56 इंच का। हाँ अब बोलूंगा मैं मस्त पैकी। ठीक है चलिए, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ में लगाइए। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ में आप लोगों को लगाना है इसको। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ में लगाना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, उत्तर से दक्षिण की तरफ में। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, सभी के सभी लोग। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। सबसे ऊपर में है K2। K2 इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। K2 सबसे ऊपर में, हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो जो भी लोग अगर कभी आप लोगों से पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। K2 है सबसे पहले, तो 2 आएगा सबसे पहले आप लोगों का, 2 आना चाहिए, 2। उसके बाद में यहाँ पर में है नंदा देवी, उत्तराखंड के अंदर में नंदा देवी। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर में, यूके में। तो फिर आना चाहिए आपका 1। ठीक है, 2 और 1 होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। ठीक है, तो कितने लोग यहाँ पर में एटलीस्ट इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए हैं, ये देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, सी और डी को जो है 11% लोगों ने आंसर लगाया, लेकिन बाकी के लोग जो है सही लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों का है यहाँ पर में डोडा बेट्टा 4, यहाँ पर में मिलेंगे आपको केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की बॉर्डर पे। ठीक है, स्पेशली कर्नाटक तमिलनाडु के अंदर में ये डोडा बेट्टा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। और अन्नाईमुड़ी जो है, अन्नामुड़ी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो यहाँ पर में अन्नाईमुड़ी केरल के अंदर में, ये है डोडा बेट्टा। ठीक है, तो ये आप लोगों का होगा यहाँ पर में 4, और फिर आएगा 3। 3 सबसे लास्ट में है, और 3 सबसे लास्ट में यहाँ पर में एक ही जगह पे दिया हुआ था आपका, इससे भी एलिमिनेट किया जा सकता था। 3 सबसे लास्ट में केवल एक ही जगह पे दिया हुआ था आपका, इस चीज से भी इसको एलिमिनेट किया जा सकता था अच्छे से, अगर आप लोग चाहते तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये वाली पूरी की पूरी जो है फ्रेंड्स पर्वत श्रृंखलाओं की एक पूरी की पूरी एक मैप है। ठीक है, आप इसको देखोगे अच्छे से तो जूम करके भी आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर में है ये। ठीक है, बहुत अच्छी इसके अंदर में है आप लोगों का। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में टेलीग्राम के ऊपर में शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ में, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो कि भाई आपको काफ़ी अच्छे से दिख जाता है यहाँ पर में ये। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हो ये है अन्नाईमुड़ी आप लोगों का, अन्नाईमुड़ी आप लोगों का ये मिलेगा आपको केरल के अंदर में। ठीक है, केरल के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट? जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से वाले जिले के अंदर में होता है बिहार के? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था आप लोगों का, बिहार के एग्जाम के अंदर में, इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। बिहार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जहां जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे शेयर कर दीजिए। टीचिंग परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना है आप सभी लोगों ने, टीचिंग परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा ऐप को, उसके अंदर में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। प्लस आप लोग दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? 71% लोगों ने आंसर दिया है पूर्णिया जिला। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स कि पूर्णिया जिला जो है आप लोगों का जूट के उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी है। वैसे जो है फ्रेंड्स, जूट के उत्पादन में स्टेट कौन सा सबसे नंबर 1 आता है? स्टेट कौन सा नंबर 1 आता है भारत के अंदर में, ये आप लोग बताएंगे। बिहार में तो चलो पूर्णिया आप लोगों ने बता दिया, लेकिन स्टेट में कौन सा नंबर आता, स्टेट कौन सा है आप लोगों का? ठीक है, फिर से शेयर कर दीजिएगा। चलो मैं फिर से शेयर कर दूंगा, एक बार वापस से शेयर कर दूंगा आपके साथ में टेलीग्राम पे। देखिए, अगर आप लोगों से ये बोला जाए ना कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, और हमारे पश्चिम बंगाल के जस्ट बाजू में बांग्लादेश, ये इंपॉर्टेंट है, ये जहां पर में जूट का बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो जूट है आप लोगों का, ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर में बहुत ज्यादा उगता है। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, बंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है आप लोगों का, उष्ण कटिबंधीय का मतलब
ट्रॉपिकल, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके बीच वाला इलाका जहां पर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, उस इलाके के अंदर में। ठीक है, चलिए ये भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, जितने भी पेड वाले बच्चे वो लोगों के लिए तो बिल्कुल एकदम याद हो गया होगा, और आप लोगों को भी याद हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अपलोड हो चुके हैं टीचिंग टारगेट जी, आप एक बार जाके देखोगे ना तो कंटिन्यूसली अपलोड हो रहे हैं वहां पर में। जी हाँ, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है उसको। ठीक है, स्वर्णिम रेशा, गोल्डन फाइबर, झूठ को बोलते हो आप लोग। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, ये अमर है। ठीक है, ये अमर है, ये कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते इमरजेंसी के समय में। बाकी के आर्टिकल्स को इमरजेंसी के समय में सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 20 आपको जो सजा याफ्ता है, मतलब जिसको सजा हो चुकी है, ठीक है, उसके लिए है यहाँ पर में उसको कुछ बचाव दिए गए, जैसे डबल सजा नहीं दी जा सकती। आप लोगों को मान लो आपने कोई गुनाह किया तो क्या डबल बार सजा दे दूं आपको? ठीक है, डबल डबल सजा। या फिर मान लीजिए कि आप आए यहाँ पर में कि सर मैं बड़ा परेशान हो गया यार, बिहार के बाहर वालों को अलाउ कर दिया, मेरे को जीना ही नहीं है, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ कि महात्मा गांधी की हत्या मैंने ही की थी, ठीक है, मैं ही था गांधी जी को मारने वाला, ठीक है, मेरे को फांसी पे चढ़ा दो। कितनी साल की उम्र है तेरी? 25 साल की उम्र है। नहीं, मेरे को नहीं जीना, मेरे को फांसी पे चढ़ा दो। अपने खिलाफ ही जाके आके आप मान लो कि आप जो है आ गए और अपने खिलाफ ही गवाही दे रहे हैं। तो सेल्फ जो है आप लोगों का, जब आप खुद के ऊपर में आरोप लगाते हो, उस आधार पर आपको सजा नहीं हो सकती, ये आर्टिकल नंबर 20 बोलता है। ये पढ़ाया था मैंने क्लास के अंदर में भी, पेड क्लास के अंदर में भी, कि भाई खुद के ऊपर में आरोप, ठीक है, खुद को दोष सिद्धि आप नहीं, आप सरेंडर कर सकते हो, पुलिस जांच करेंगी कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है करके, फिर पुलिस जांच करेंगी। है ये लड़का 25 साल का, गांधी जी को गए हो चुके हैं बहुत साल, पुलिस को भी नहीं आ रहा ये सब के सब। ठीक है, कि भाई यार 75 साल के करीब हो चुके हैं गांधी जी को जाके, ठीक है, आपका 75 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, थोड़ा सा 75.5 साल हो चुके हैं, ये लड़का ही 25 साल का है। ऐसे किया होगा इसने गुना, कोई सबूत मिले तो तो सजा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे ऐसे। ठीक है, और आपके लिए आपने कोई गुनाह आज किया और कल मैं कोई कानून बना दूं, ठीक है, और आपको सजा दे दूं, वो भी पॉसिबल नहीं है। और आर्टिकल नंबर 21 आपको पता है कि जीवन का अधिकार है, ये दो आर्टिकल्स आप लोगों से नहीं छीने जा सकते। ठीक है, नहीं छीने जा सकते आप लोगों से ये दो आर्टिकल्स, ये याद रखना है आप लोगों को। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा चुभता है, बहुत देर तक कंटिन्यूस लगा के रखो तो ये चुभता है, ये इस वजह से उसको एडजस्ट कर रहे हैं। क्या है, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? 1956 के अंदर में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, राज्य बनाए गए थे, काफी सारे राज्यों का गठन किया गया। ठीक है, तो राज्यों के आकार के आधार पर, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंग्वेज, या किसके आधार पर किया गया था, ये बताएंगे आप सभी लोग। तरीके से किया जा सकता है इसको, क्योंकि वो अब दर्द सहन नहीं हो रहा वहां पर। आप लोगों को आवाज आ रही है कि एक बार बता देना यार, क्योंकि वो दर्द अब चुभ रहा है बहुत ज्यादा तेज। व्हाट इज द बेसिस ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956? ठीक है टीम, प्लीज मुझे आप लोग भी बता देना अगर आवाज क्लियर आ रही है इस तरीके से। तो भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए थे। ठीक है, फजल अली कमीशन बनाए। हाँ, चलो ठीक है, तो फजल अली कमीशन जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, फजल अली कमीशन बनाया गया था, फजल अली कमीशन आप लोगों का। और इसके आधार पर, राज्य के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया गया, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, भाषा के आधार पर 1951 के समय में ऐसा दिखता था भारत, फिर भाषा के आधार पर कुछ इस तरीके से भारत का नक्शा चेंज कर दिया गया था। अब और चेंज हो गया भारत का नक्शा वैसे तो, लेकिन भाषा के आधार पर 1956 में बनाया गया था इस तरीके से। ठीक है, ये आप लोगों को। बिहार के किस जिले को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, राइस बाउल ऑफ बिहार, या धान का कटोरा भी कई बार आप लोग इसको कह सकते हो, धान का कटोरा। तो बताइए बिहार के कौन से जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बिहार का धान का कटोरा। बिल्कुल, देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर मैं आंसर्स आने स्टार्ट हो गए मेरे पास में, कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर कर रहे हो।
तो दरभंगा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको जो है आप लोग धान का कटोरा कहते हो। कितने प्रतिशत लोगों ने आंसर किया? 54, केवल 54% लोगों ने आंसर किया भाई। ठीक है, धान का कटोरा दरभंगा को कहा जाता है। अगर भारत के धान का कटोरा बोला जाए ना आप लोगों को, तो प्लीज इसको याद रखना। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, भारत का धान का कटोरा जो है वो इस इलाके को कहा जाता है आप लोगों का, ये वाले इलाके को। ठीक है, जो आप लोगों का आंध्र प्रदेश का, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा के बीच का, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है आपका, उसको कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। ये याद रखेंगे आप लोग, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, कृष्णा गोदा जो यहाँ पर में गोदावरी नदी है आप लोगों की, ये गोदावरी नदी, ये है कृष्णा नदी, उसके बीच में आंध्र प्रदेश में जो इलाका आता है ना, उसको बोला जाता है भारत का धान का कटोरा, आंध्र प्रदेश के अंदर में। और अगर मैं बिहार की बात करूँ तो दरभंगा को कहा जाता है। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहेगा आप सभी लोगों को ये चीज़। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग, जहाँ जहाँ भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी लोग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी लोग, टीचिंग परीक्षा चैनल को। और चैनल के अंदर में भी जाके देख लेना, बहुत सारे वीडियोज़ है आप लोगों के, अंदर में जाइए आप, अंदर में वीडियोज़ है बहुत सारे, उन वीडियोज़ की रिविजन कीजिए आप लोग। ठीक है, रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। जब 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे इस चैनल के, तो मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा सा सेशन लूंगा जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा रिवाइज कराऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार उनके साथ जुड़े हुए अनुच्छेदों की श्रेणी का सही मिलान नहीं है, सही मिलान नहीं है वो। आवाज़ सही आ रही है कि एक बार प्लीज़ बता दीजिए अभी आप लोग। ठीक है, देखिए टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में जुड़ना है आप लोगों को, तो 7611101101 7611 101 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर 9697888844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो, इन नंबर्स के ऊपर में। ठीक है, आपको जानकारी मिल जाएंगी, या टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से भी मिल जाएंगी जानकारी आपको। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, पूरा फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पेड के अंदर में। कितने बच्चे जिन्होंने पूरा अच्छे से देखा है, पूरा पूरा आप लोगों को पूरा पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स, मैंने स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक। इवन आई थिंक शायद आपके बिहार वाले चैनल के ऊपर में, बिहार वाले चैनल को कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक? ठीक है, बिहार वाले चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, एक बार वापस से मैं भी दे दूंगा आप लोगों को यहाँ पर, मैं बिहार वाले चैनल की लिंक आप लोगों को, ठीक है, वापस से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल के ऊपर में मैंने फंडामेंटल राइट वाला लेक्चर डाला हुआ था आप लोगों का, है ना, उसको भी आप लोग देख लोगे, उसमें ये डाला हुआ है। तो फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम आप लोगों का आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक है आपका। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक जो है ये राइट टू इक्वेलिटी है आप लोगों का, समानता का अधिकार, समानता समानता का अधिकार है आप लोगों का, ये राइट टू इक्वेलिटी अधिकार। ठीक है, राइट टू फ्रीडम है आप लोगों का, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों का 19 से लेकर 22 तक। तो ये गलत जोड़ी है आपकी, और गलत वाला ही पूछा था, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं आप लोगों से कौन से आर्टिकल है, तो 23-24 सभी लोग लिख दो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23-24 है आप लोगों का, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23-24। ओके, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 है, रिलीजन का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपका 29-30 आप लोगों का, ये भी आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए बस इस चीज को याद रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है? सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, ये भी आप बता देंगे। सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी जिला आप लोगों का रोहतास, गोपालगंज, कैमूर, सारण। ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट। तो कई सारे लोगों को लगता है फ्रेंड्स यहाँ पर में कि ई ऑप्शन होता तो भाई पश्चिमी चंपारण सबसे पश्चिमी होता, नहीं। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कैमूर जो है आप लोगों का, ये सबसे पश्चिमी जिला है आप लोगों का, कैमूर। ठीक है, तो कैमूर जो है ये आपका सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, अब तक जितना मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों का 62% लोगों ने आंसर दिया है सही। ठीक है, करीब करीब 62-65% लोग जो है उन्होंने यहाँ पर में सही आंसर दिया है। ओके, चलिए, तो कैमूर मैं आप लोगों को मैप के अंदर में भी दिखाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं आई थिंक शायद मैप आप लोगों को लगा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दूंगा यहाँ पर, मैं मैप के साथ में आप लोगों को शेयर कर दूंगा मैं इसका। ठीक है, इसका जो मैप है, जस्ट अ सेकेंड, मैप है हमारे पास में, मैं मैप आपको दिखा देता हूँ। ठीक है,
ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि कैमूर जो है ये सबसे पश्चिमी जिला है, ये पूरा यहाँ तक ऐसा है कैमूर, ठीक है। तो ये कैमूर जो है आपका सबसे पश्चिमी जिला है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कैमूर सबसे वेस्टर्न मोस्ट कैमूर। सबसे पूर्वी जिले की बात करेंगे तो किशनगंज है सबसे पूर्वी जिला, सबसे उत्तरी पश्चिमी चंपारण, और सबसे दक्षिण के अंदर में, ठीक है, सबसे दक्षिण के अंदर में आप लोगों का जो है ये याद रखना है आप लोगों को, दक्षिण के अंदर में गया डिस्ट्रिक्ट है सबसे दक्षिण में, ये याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को। चलिए पोल जो है यहाँ पर में ये हट गया है, बिल्कुल बिल्कुल अंशु भारती जी, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोगों की फ्रेंड्स। बाकी मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितने भी बच्चे हैं पेड वाले उन लोगों के लिए भी मैं एक स्पेशल अलग से, जो मैंने कहा है आप लोगों के 25 तारीख को 26 तारीख को एक टेस्ट है पेड वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जो बच्चे हैं मैं फिर से आपको रिवाइज़ करा दूँ, आप ही लोगों से ने कल मेरे को प्रॉमिस किया था कि आप लोग जो है मेरे को 25 तारीख, 26 भी नहीं 25 तारीख को आप लोगों ने प्रॉमिस किया है कि सारा का सारा रिविज़न करके टेस्ट देने वाले हो, ठीक है। किया है ना आप लोगों ने प्रॉमिस, ठीक है। 25 तारीख को जितना भी मैंने पढ़ा चुका हूँ पेड क्लास के अंदर में उसका रिवीजन करके मैं आपको पहले टेस्ट दूंगा, और उसके बाद में पूरी टेस्ट को मैं पेड के अंदर में वो करूँगा। तो मैं आपको फिर से रिवाइज याद दिला रहा हूँ, याद दिलाता रहूँगा आप लोगों को, ठीक है, क्लास में भी याद दिलाता रहूँगा। 25 तारीख है, दिन रात पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। 25 तारीख को पेड क्लास में जितना भी सिलेबस हुआ उसकी टेस्ट में लेने वाला हूँ आप लोगों का, जैसे मैंने यहाँ पर लिया वैसे पेड क्लास के अंदर में भी पेड क्लास की पूरी टेस्ट लूँगा मैं, ठीक है। तो बार बार रिमाइंड करवाता रहूँगा, अच्छे से कर लो, ये मौका है। देखो जब मैं टेस्ट ले रहा हूँ ना तो आपके पास में मौका है कि भाई इस बहाने आपकी पढ़ाई हो जाएंगी अच्छे से, ठीक है, इस बहाने आप लोगों की पढ़ाई हो जाएंगी। और हमने फर्स्ट 3 लोगों के लिए इनाम भी रखा हुआ है वहाँ पर में, है ना, आप लोगों का उसमें जो भी टॉप 3 के अंदर में रहेगा। तो ये जो दिन बचे आप लोगों के पास में 7-8 दिन जो बचे हुए हैं उसको पूरा अच्छे से यूटिलाइज करो, पूरा दिल लगा के पढ़ाई कर डालो, उसके अंदर में पूरा रिवाइज करा लो, 2-2 3-3 बार जो है उसको रिवाइज कर दो आप लोग, ओके। वो मैं आप लोगों को वहाँ पर मैं आपको करवा दूंगा। बाकी जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जितने भी लोग हैं जो टीचिंग के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो 76 11 101 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर 96 97 888 444 इस नंबर के ऊपर में भी आप लोग कॉल कर सकते हो। टीचिंग परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड्स। जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया वो लोग लाइक ज़रूर कर देंगे, इसी से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जितने भी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया वो लोग दबा देंगे। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया वाला और सेशन लेकर आऊँगा जैसे ही 2 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे, ठीक है, ओके। और शेयर कर देंगे जहाँ-जहाँ आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो, ठीक है। जल्दी-जल्दी से सभी जगह पे शेयर आप लोग कर दोगे। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स। 1 घंटे से भी ज़्यादा हमारा ये सेशन चला है। अगर आप लोग इसको 5000 कर दोगे नेक्स्ट टाइम मैं जब आपको कराऊँगा, तब मैं और आप लोगों के लिए बड़ी वाली क्लासेस लिया करूँगा, ओके। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था फ्रेंड्स, एक चीज़ बस आप लोग, एक अमेंडमेंट है, एक छोटा-सा अमेंडमेंट है वो कर लीजिए आप लोग, ठीक है। हम लोगों ने जो एक चीज़ है, बस एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, एक अमेंडमेंट है आप लोगों का कि हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर में, हैप्पीनेस हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर में हम लोगों ने देखा हुआ था कि टॉप किया था आप लोगों का फ़िनलैंड ने, ठीक है, आइसलैंड ने, ठीक है, आइसलैंड जो है इसने टॉप किया हुआ है आप लोगों का। लेकिन अगर मैं आप लोगों से एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं आपका एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो हमने 125 देखी थी, ठीक है, लेकिन वो अपडेटेड वाले इसके अंदर में 126 आई हुई है, 126। तो आपको 126 याद रखनी है, ठीक है, 126 याद रखनी है आप लोगों ने, 126, ठीक है, 126 आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर में आप लोगों का। जी हाँ, आई थिंक पहले नंबर के ऊपर में फिनलैंड है, फिनलैंड, ठीक है, फर्स्ट के अंदर में वो कंटिन्यूअस है, फिनलैंड का कब्जा है बिल्कुल एकदम। आइसलैंड तो थर्ड नंबर के ऊपर में, डेनमार्क सेकंड के ऊपर में, फिनलैंड का कब्जा बहुत साल से है, करीब 4-5 साल हो गए जब से फिनलैंड कंटिन्यूअसली टॉप पर है हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। भारत की रैंकिंग जो है 126 है और फिनलैंड ने इसको टॉप किया है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था, तो इसको कर लेंगे आप लोग थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट, ठीक है। अपडेटेड वाले के अंदर में आप लोगों का 126 है अपडेटेड के अंदर में, ओके। चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को वो लिंक शेयर कर रहा हूँ बिहार वाली, जिसके अंदर में आप लोग बिहार वाले चैनल को डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी दे दूंगा आप लोगों को, बिहार वाले चैनल को आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेंगे सभी के सभी लोग, बिहार वाले चैनल को भी। 5000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, इसको भी इसके ऊपर में जाकर भी आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे ताकि आपको फ्यूचर में जो बिहार के और भी जो एग्ज़ाम्स आती है, ठीक है, उसको आप लोग टारगेट कर सको, ठीक है, उसको क्लियर कर सको।
चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, लगातार 6 बार से जो है टॉप के ऊपर में बना हुआ।